अच्छा, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, है ना, थोड़ी सी ज्योतिष की बात करेंगे, है ना, फिर नवरात्रि स्पेशल की बात करेंगे, और है ना, रामायण ज्योतिष की बात करेंगे, क्लास के कोर्स के विषय बात करेंगे, है ना, प्रिडिक्शन की बात करेंगे, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और कितने लोग अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाते हैं? इसमें से कोई बता पाएंगे? कांतिलाल सर अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं? यस नीलेश सर भी सर। अच्छे से कर सकते हैं प्रिडिक्शन? ओके, तो कहाँ से हो नीलेश मैं सर तो आप? 1990 से कीपी कर रहा हूँ सर। शाह 19। सने, हसबे गुरुजी, अपने हरिहरन सर, इन सब से किया है मैंने। अच्छा, तो आप हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक नहीं करते? सर, तो वही करता हूँ सर, उसी को वही फॉलो करता हूँ। मेरे पास वैदिक ट्रू वैदिक फॉलो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते? सॉफ्टवेयर है, वही यूज करता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। नीलेश सर आप कहाँ से हो? नागपुर मैं से सर, पुणे से हूँ। नागपुर से हो? आप कौन सी पद्धति पढ़ाते हो, करते हो? वैदिक वैदिक वैदिक। वैदिक पाराशरी? और आप, हाँ, पर गया, और आपसे रामायण ज्योतिष बहुत पहले किया था, व्हाट्सअप। अच्छा, आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो क्या? हाँ, ओके, बहुत सारे क्लासेस कर चुका हूँ। क्या लेकिन वो बात। बीच में क्या, वो व्हाट्सअप की वजह से वो पढ़ना नहीं होता, हाँ। इसलिए फिर मैं बंद हो सके। आपको मैं रिक्वेस्ट भी बोला था कि आप वीडियो ऑनलाइन में आ जाइए। क्या है, वो व्हाट्सएप पे कंटिन्यू पॉसिबल नहीं होता हमको हाँ, चेक कर। ओके। और कौन कौन है जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर लेते हैं? और कोई है? ठीक है। अच्छा, अब सवाल उल्टा, ऐसे कौन कौन है जो ज्योतिष तो जानते हैं लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? ऐसे कौन है? हाँ सर। तेज हाँ। तेजल मामानिया। ओके। आप सर हो मैडम, वो समझ नहीं आ रहा है नाम से, तो आप वीडियो ऑन करेंगे तो पता चलेगा। जी मैं भी। अच्छा, बबीता मैडम, ठीक है। और और केपी ऐसे कौन कौन सुशील है? नहीं हो पा रहा है सर। चंद्रनील द्विवेदी सर, ठीक है। हाँ सर, मैं भी नहीं कर पाता। आप भी नहीं, हाँ, नीतू शर्मा मैडम। ओके, मैडम मैं तो भी कहीं नहीं बाहर कर से पाता घूम हूँ। रहे हैं। ठीक है, ओके। और मैं भी नहीं कर पाता। सतीश साहब, मतलब एस्ट्रोलॉजी जानते हैं लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर हाँ। पा रहे हैं, हाँ ये सर। समस्या है ना। हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ तो सर। बहुत पढ़ लिया लेकिन प्रिडिक्शन जैसे आता है तो सामने तो क्या बोले, है ना, हाँ नहीं सर। आ रहा है। तो चलो, है ना, अच्छा हो गया आज। है ना, तो आज अपन क्या सीखेंगे? आज अपन, है ना, बेसिक ज्योतिष नहीं समझेंगे। आज अपन समझेंगे जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आज ये डेमो उन लोगों के लिए है। आज ये डेमो उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष को नहीं जानते। हमारे पहले जो एक दो डेमो हुए थे वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं जानते और वो रिलेट कर पाए। क्योंकि अपनी रामायण ज्योतिष की क्लास जो चालू होने वाली है, ये बेसिक से लेकर एडवांस तक है ना, एडवांस लेवल तक है, जिसमें आपको, है ना, कुछ भी नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको बहुत कुछ आता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा ज्योतिष प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का है। लेकिन आज का जो हमारा जो डेमो रहेगा, या आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें वह व्यक्ति को बहुत मजा आने वाला है जिसको ज्योतिष आता है ना, और वो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज उन लोगों को मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप सभी तैयार हैं? या ठीक है, जी तो जी उन सर। लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आज, है ना। और जो फ्रेशर है तो आप सभी सुन लीजिए, है ना, क्या पता आपको कुछ दिमाग में बैठ जाए तो अच्छा है ना। लेकिन एकदम फ्रेशर वालों के लिए शायद आज वाला डेमो मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा। ठीक है, तो आज अपन कुंडली आते हैं। खोलते से ही, है ना, तो मैं वैदिक पाराशरी की बात भी कर लूंगा, मैं केपी की बात भी कर लूंगा, है ना, मैं भृगुनंदन नाड़ी की बात भी कर लूंगा, है ना, तो आप सभी लोग रिलेट कर सकोगे आराम से। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ आपको, ग्रहों की उच्च नीच राशियां, मित्र राशि, शत्रु राशि, ये तो सारी पता है ना, कि कौन सी ग्रह की कौन सी उच्च राशि होती है, नीच राशि होती है ना, कहाँ मित्र कहाँ शत्रु, ये वाली तो एक बेसिक चीजें हैं, है ना। शायद जो यूट्यूब से भी ज्योतिष सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ये बातें तो पता चल ही जाता है ना। जी तो सर। तो आज हम सीखेंगे एक ऐसी टेक्निक जिससे हम किसी व्यक्ति का सीधा प्रिडिक्शन कर सकें, और उस प्रिडिक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये निचोड़ निकाल सकें कि ये ग्रह अच्छा है कि बुरा है। बहुत सी बार पता है क्या होता है कि हम कुंडली प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि ये ग्रह इस व्यक्ति का अच्छा करेगा या ये ग्रह इस व्यक्ति का बुरा करेगा। अच्छा करेगा तो किस तरह से अच्छा करेगा, बुरा करेगा तो किस तरह से अच्छा करेगा, हमें समझना पड़ता है ना। मालूम पड़ गया महादशा अंतरदशा आ गई, अब उस ग्रह का हम प्रिडिक्शन अच्छा करें कि बुरा करें, नहीं समझ में आता ना बहुत सी बार। ठीक है, जी तो वो चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज
आपने एक एक टॉपिक का नाम सुना होगा, डिस्पोजिटर थ्योरी। शायद भृगुनंदी नाड़ी वाले जो लोग हैं शायद इस बात को कनेक्ट कर सकेंगे, है ना। और जो भृगुनंदी नाड़ी वाले लोग नहीं है, तो जो वैदिक को जानते हैं, वैदिक तो इंसाइक्लोपीडिया वेस्टोलॉजी है। बिना पाराशरी के तो आप ना केपी कर सकते हो, ना वैदिक कर सकते हो, ना आल किताब कर सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं डिस्पोजिटर थ्योरी के बारे में, और डिस्पोजिटर थ्योरी से हम किस तरह से एक एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिंपल सा प्रिडिक्शन उस व्यक्ति को दे सकते हैं 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? पांच 5 मिनट के मिनट अंदर सामने वाला आया, उसने कोई भी प्रश्न पूछा हो, कोई भी प्रश्न पूछा हो, 5 मिनट के अंदर हम उस व्यक्ति का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप तैयार है क्लास के लिए? जी सर। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस तो सर। दिख रहा है? जी सर सर। ठीक है। तो देखो, डिस्पोजिटर का पहला नियम क्या है? तो पहला नियम, आप चाहे तो कॉपी पेन में नोट डाउन कर सकते हैं या मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं, फिलहाल ताकि चार दीजिए आपको आसान रहेगा। ज्योतिष की ठीक है, करते रहते। ठीक है। तो जो ग्रह, पहला नियम क्या, जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर उस राशि का स्वामी उच्च का, मूल त्रिकोणी या स्वराशि में हो, या फिर केंद्र त्रिकोण में होकर बलवान हो, तो उस ग्रह की ताकत बढ़ जाएगा। ये वाला मोबाइल से फोटो खींच लो, है ना। आप चाहें तो लिख लो, ताकि जब मैं आपको सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा प्रैक्टिकल कुंडली पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लिख लीजिए, जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर उस राशि का स्वामी उच्च का, मूल त्रिकोणी, स्वराशि, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो वह ग्रह सामान्य से अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? ग्रह की राशि में बैठे जाने वाले ग्रह पे हमें फोकस करना है। अगर वो स्ट्रांग है ग्रह को, तो ग्रह को अतिरिक्त ताकत मिलता है। अगर उसकी राशि में कोई बुरा योग बनता है, तो ग्रह की ताकतों में गिरावट होगा। अभी इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसका भी आप फोटो ले लो, दोनों चीजों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। तो डिस्पोजिटर अपन किसी भी ग्रह का निकाल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको किसी एक ग्रह का ही डिस्पोजिटर निकालना हो। हम चाहें उस ग्रह का डिस्पोजिटर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैदिक में एक सिंपल सा नियम होता है। क्या नियम होता है? कि जैसे जैसे पाराशरी बोलता है कि पंच महापुरुष योग बनता है, बोलता है ना, कि भाई 5 ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, है ना। कौन से ग्रह? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, इनसे बनने वाले योग को पंच महापुरुष योग कहा जाता है, अगर ये ग्रह केंद्र में अपनी स्वराशि में आ जाए या अपनी उच्च राशि में आ जाए। सभी को ये बात पता होगा। ठीक है। लेकिन डिस्पोजिटर थ्योरी जो होता है, वो कहानी कुछ और बोलता है। लिंक इससे ही है, लेकिन कहानी कुछ और बोलता है। ठीक है। तो इसी चीजों को हम पाराशरी की ही पाराशरी का ही कुछ हम बोलते हैं कि एडवांस वर्जन, या पाराशरी की ही बातों को कुछ शोध करके भृगु ऋषि ने भृगु नंदी नाड़ी में कुछ विशेष तरह की बातें कहा गया, जिसमें मूल बात ये कहा गया कि जरूरी नहीं है कोई ग्रह उच्च का होगा तो बढ़िया रिजल्ट देगा। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह उच्च का होगा होगा तो बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर उसका डिस्पोजिटर मजबूत है, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में, हमारी कुंडली में अगर उच्च का हो गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ही देगा। हाँ, अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा भृगु ऋषि बोल रहा है, जो ग्रह उसका डिस्पोजिटर बन के आ रहा है, वह ग्रह उसकी ताकत को घटाएगा या बढ़ाएगा, वो वाली बात यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम अपन सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। ये आपको एग्जाम्पल चार्ट दिख रहा है सभी को? लगन चार्ट दिख रहा है एग्जाम्पल चार्ट में? अच्छा, यहाँ पे यस सर। सबसे बढ़िया काम ये है कि अपन को सिर्फ लगन चार्ट पे बात करना है। किसी चार्ट से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ना चलित चार्ट में जाना है, ना केपी चार्ट में जाना है, किसी चार्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। एक सिंगल लगन चार्ट, उस सिंगल लगन चार्ट से अपन बात करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बता सकते हो कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का होके आया है? बता सकते हो मुझे? सूर्य। सूर्य उच्च का होके आया है, सही बात है क्या है? सूर्य यहाँ पे मेष राशि का उच्च का होता है क्या? सही बात है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है।
तो अगर अगर हम सिंपल वैदिक से प्रिडिक्शन करेंगे, पहले मैं आपको वैदिक सिखा देता हूँ, है ना। अगर हम सिंपल वैदिक से प्रिडिक्शन करेंगे तो हम इस व्यक्ति के लिए क्या बोल सकते हैं कि सूर्य की जैसी क्वालिटी होगी, उच्च का सूर्य अच्छा रिजल्ट आएगा, 12th हाउस में बैठा है, सामाजिक क्रिया में, सोशल वर्क में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आदि आदि, ये सारी बात करेंगे। ठीक है, कि है ना, सामाजिक सेवा में अच्छा योगदान देगा, निःशुल्क योगदान देगा, क्योंकि 12th हाउस है तो सशुल्क तो होता नहीं, है ना। तो 12th हाउस सामाजिक सेवा का, वहां पे सूर्य है तो बहुत बढ़िया काम करेगा, समाज के लोगों के लिए काम करेगा। ये वैदिक का सिंपल फंडामेंटल नियम है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिडिक्शन कर दिया, और गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये सिंपल वैदिक की अगर आप बात करोगे तो आप सूर्य को लेकर उसकी इस तरह से बात कर सकते हो। लेकिन भृगुनंदिन आर्य ये बोलता है कि क्या गाड़ी यहीं पे रुक जाएगा, क्या उच्च का सूर्य करके बात खत्म कर दोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो भृगु ऋषि अलग तरह से बात कर रहे हैं, समझ में आया? तो भृगु ऋषि क्या बोल रहे हैं, तो पहला नियम जो आपने लिखा था उसमें क्या था कि सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल की राशि में, किसकी राशि में बैठा हुआ है? सूर्य मंगल की मेष राशि में उच्च का होता है। अब भृगुनंदी नाड़ी का यह कहना है कि अगर अगर मंगल केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या फिर उसकी उच्च राशि में हो, या फिर उसकी स्वराशि में हो, या फिर उसकी मित्र राशि में हो, तो सूर्य बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ पा रहे हो? जी सर। अब क्या 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 बोल रहा है भृगुनंदी नाड़ी, क्या बोल रही है कि अगर मंगल, जो सूर्य जहां बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी मंगल, अगर वह बहुत अच्छी स्थिति में हो, अभी कैसे भी हो, है ना, केंद्र त्रिकोण में, स्वराशि में, उच्च राशि में, कैसे भी करके वो अच्छी स्थिति में हो, तो किसका ताकत बढ़ेगा? सूर्य का ताकत बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? है ना। अब इस कुंडली में मंगल तो केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, ठीक बात है। यहाँ पे अच्छी बात भी है कि वो गुरु के साथ बैठा हुआ है, उसका दोस्त है ना। लेकिन उसकी उच्च राशि या स्वराशि में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल को हम ठीक ठाक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मंगल अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, लेकिन मंगल और अच्छा हो सकता था, मंगल और अच्छा हो सकता था अगर मान लो मंगल वृश्चिक में आ जाता, ठीक है। अगर मान लो मंगल उच्च का हो जाता, समझ में आ रहा है? अगर मान लो मंगल मकर राशि में होके बैठ जाता और सूर्य यहाँ पे मेष राशि में चल रहा है, तो ये सूर्य उसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता। आप रिलेट कर पा रहे हो? है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, सूर्य की ताकत बहुत बढ़ जाएगा, यहां पर भी बढ़ जाएगा, यहां पर भी सूर्य का ताकत अच्छा ही है, क्योंकि मंगल केंद्र में है, कुछ नहीं है ज्यादा, अपन अच्छी बात नहीं कर सकते, तो केंद्र में है और अपने मित्र ग्रह के साथ है, गुरु के साथ है, तो अच्छा बात कह सकते हैं, तो सूर्य के लिए अच्छा पॉइंट है। सेकेंड नियम क्या है? सेकेंड नियम क्या बोलता है कि अगर सिंह राशि में, सिंह राशि में कोई शुभ योग बन जाए, समझ में आया? सिंह राशि में कोई अच्छी स्थिति, अच्छा ग्रह आके बैठ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे सिंह राशि में आया है केतु, और केतु कौन सा ग्रह है? क्षत्रिय ग्रह कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? केतु कौन सा ग्रह है? क्षत्रिय ग्रह है, सूर्य भी क्षत्रिय ग्रह है। तो अपन ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सूर्य का संबंध केतु से बन रहा है यहाँ पे। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? सूर्य का संबंध यहाँ पे केतु से बन रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो शक्ति होगी, इस व्यक्ति की जो पावर होगी, वो सामान्य से ज्यादा होगा। समझ समझ में आ रहा है? इस व्यक्ति का शक्ति, इस व्यक्ति का पावर सामान्य से ज्यादा होगा, क्योंकि दो दो पापी ग्रह कनेक्ट हो गए, केतु कनेक्ट हो गया, सूर्य कनेक्ट हो गया। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? तो यहाँ पे सूर्य को लेकर हम क्या बोलेंगे कि सूर्य ना सिर्फ मेष राशि में अच्छा है, जबकि केतु के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत प्रभावी भी है। समझ में आ रहा है? केतु सिंह राशि में होने के कारण वो व्यक्ति बहुत प्रभावी भी है। प्रभावी मतलब समझ समझ में आ रहा है? हो सकता है शासन में, प्रशासन में, है ना। केतु को सेमी गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं सरकारी नौकरी, केतु को बोलते हैं अर्ध सरकारी नौकरी। हो सकता है शासन में, प्रशासन में, सेमी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति का एक बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा वर्चस्व हो, व्यक्ति को बहुत लोग मतलब बोलते हैं ना, प्रभाव छोड़ देते हैं। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का ये व्यक्ति हो सकता है। आप सभी माइक अनम्यूट करके बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। यहाँ यहाँ तक सभी को समझ में आया?
मैंने जी सिर्फ सूर्य का बिल्कुल। प्रेडिक्शन किया है। हाँ हाँ आया। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा लेट ज्वाइन हुआ था। लेट ज्वाइन वाले अभी कुछ ना बोले, जो ऑलरेडी ज्वाइंड थे उन लोगों को समझ में आया? जी हाँ। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, बाकी सभी वीडियो ऑन करोगे तो मैं और अच्छी बातें बताऊंगा, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 मिनट प्रेडिक्शन सीखना है ना, तो आप सभी अगर थोड़ा थोड़ा बोलते ना सहयोग देते रहोगे तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकता है। ऑल राइट। सर रही अगर सूर्य 12वें भाव में ही 5 नंबर पे बैठा हो, 5वीं बताएंगे, राशि और उसको ही 12वें भाव बताएंगे, मैं में। आपको अलग अलग करके बता दूंगा, है ना? ओके डिस्पोजिटर ओके। का पहला नियम समझ में आया किस तरह से देखना है? डिस्पोजिटर का जी दूसरा नियम समझ में आया किस तरह से देखना है? अभी हम और भी ग्रहों पे इसी चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कि आपको ये उत्तर अगले वाले ग्रहों के साथ मिल जाए। ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस करें। इस कुंडली हाँ में सर। अपन ने सूर्य का प्रेडिक्शन किया है सिंपल सा 2 मिनट के अंदर, और ये आकलन किया कि सूर्य अच्छा है। दूसरा ये आकलन किया कि सूर्य प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। हो सकता है कि वो लोग उससे इतना ज्यादा बात भी नहीं कर पाते हो। प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो लोग ज्यादा बोल नहीं पाते ना, अपनी बात को एकदम शेयर नहीं कर पाते। हो सकता है कि इतना प्रभावशाली हो कि ज्यादा उनसे सोशल भी नहीं हो पाते हो। केतु सोशल नहीं है। सूर्य तो बोल रहा सामाजिक क्रिया में, लेकिन केतु सोशल नहीं है। हो सकता है कि इतना प्रभावी इतने बड़े पद पे हो कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि क्या मैं इससे इतनी बात कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति का अच्छा। प्रिडिक्शन आप समझो सूर्य की गहराई का। क्लियर हुआ? ये केतु के कारण हुआ है, मंगल के कारण नहीं हुआ। ठीक है, अभी और प्रिडिक्शन करते हैं। अब अब हमको पता है कि अब केतु हमारे जन्म कुंडली में किस चीज का कारक है। अब हम यहाँ प्रिडिक्शन करेंगे केतु का। सूर्य का तो हो गया, सूर्य सामाजिक क्रिया का कारक होता है, समाज सेवा कारक होता है ऑलरेडी, है ना? गवर्नमेंट का ऊंचे पद का पद प्रतिष्ठा कारक होता है। केतु हमारे जीवन में किस चीज का कारक है? क्या आप मुझे दो दो शब्द में बताओगे? केतु सर मोक्ष का कारक है। मोक्ष का कारक है, धर्म, ठीक है। धर्म का डिटैचमेंट भी देता है सर, वो डिटैचमेंट देता है जिस घर डिटेचमेंट में दे देगा, ठीक है। हाँ, और हाँ, धर्म रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। पहले आप मेरी बात पे ध्यान लगाएं, इतना चिंता नहीं करना, है ना? हाँ जी। केतु किस चीज का कारक है? अध्यात्म का। हाँ, आध्यात्मिक। अध्यात्म का। अध्यात्म का। अध्यात्म का, ठीक है। और गूढ़ विद्या का। बांटने का। कौन सा मैडम? गूढ़ विद्या गूढ़। का। गूढ़ विद्या का, ओके, अचानक ठीक है। धन लाभ। और अचानक धन लाभ देता है ना, अचानक काटने का, से। टूटने का, रोकने का। हाँ, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, मेरे को धीरे आ रही है कि आप धीरे बोल रहे हो, है ना? अचानक काटने का, से धन तोड़ने लाभ का, देता रोकने है का। ना, अचानक से। अचानक से कुछ हो जाए, ठीक है, सडन कुछ ऊपर नीचे हो जाए, सडनली। उसका धन कारक लाभ, धन लाभ। है ना? अच्छा, रामायण ज्योतिष रिसर्च। क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। ग्रह के कारक तत्व याद करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं आपको बोल दूं सूर्य किस चीज का कारक है, आपको नहीं समझ में आया तो क्या बोलोगे? सरकारी राम कार्य। ही सूर्य है। जो काम राम ने किया वो काम सूर्य करता है। समझ में आया? अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि केतु किस चीज का कारक है, तो केतु हनुमान का कारक है। समझ में आया? और जो काम हनुमान जी करते थे, लंका गए, अशोक वाटिका में आग लगा के आ गए, तो केतु आग लगाने का कारक है। समझ में आया? तो दूसरों के घर में, दूसरे घर में चले गए थे ना, शर्ट जला के आ गए थे, तो केतु आग लगाने का, केतु फूट डालने का, ठीक है ना? केतु सूक्ष्म रूप है, केतु आध्यात्म है ना? केतु, है ना, अपनी बात को हवा की तरफ फैलाने वाला है। समझ ना, हवा की तरफ पवन पुत्र थे ना हनुमान जी, है ना? तो केतु बहुत ताकतवर है। वैदिक पाराशरी पाराशरी पाराशर ऋषि जी ये बोलते थे कि केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो 4 गुना ज्यादा ताकतवर से काम करता है ना? केतु अंधा है। केतु क्या है? अंधा। तो 4 गुना ताकत से काम करता है। सुना है कि नहीं सुना है बात? ठीक है। तो अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आए ग्रह के कारक तत्वास, तो क्या बोलोगे? जो कैरेक्टरिस्टिक हनुमान जी का था, लगभग 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 वही कारक तत्वास केतु के हैं। हनुमान जी ने शादी किया था, केतु शादी में काम नहीं करता। हनुमान जी ने भौतिक जीवन जिया था, केतु भौतिक जीवन नहीं जीता।
हनुमान जी कितने आध्यात्मिक व्यक्ति थे? केतु आध्यात्म है। हनुमान जी ने जीवन में क्या प्राप्त किया था? राम नाम को प्राप्त किया था। केतु क्या प्राप्त करना चाहता है? राम नाम आधार। समझ में आ रहा है? इसलिए पाराशर जी फिर बोलता है, क्या बोलते हैं पाराशर जी, कि सिंह राशि में केतु की मूल त्रिकोण राशि है। भाई केतु का मूल कार्य क्या है? सिंह राशि, राम काज करने के लिए आया हूं। समझ में आ रहा है? तो केतु किस चीज का कारक है? जो हनुमान जी कारक तत्व, जो कारक तत्वास है। अब हमारी लाइफ में केतु किस चीज का कारक है? तो भौतिक जीवन का कोई रोल प्ले नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, गुण विज्ञान, तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, है ना, दास प्रथा, केतु दास प्रथा है। किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्ति कितना झुक सकता है, कितना सरेंडर हो सकता है, या आपके लिए कोई व्यक्ति कितना झुक सकता है, सरेंडर हो सकता है, उसका कारक कौन है जन्म कुंडली में? केतु। अगर आपके घर वाले आपके प्रति सरेंडर है, समर्पण है, तो इसका कारक कौन है? केतु। अगर आप किसी शहर में रहते हो और वहां के लोग आपके प्रति समर्पित भाव से खड़े हुए हैं, तो इसका कारक कौन है? केतु। समझ में आ रहा है? क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा समर्पण किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। समझ में आया? तो हनुमान जी बहुत ज्यादा समर्पित है। ठीक है, तो समझ आ रहा है? तो केतु हमारे जीवन में समर्पण का कारक है, समर्पित होने का कारक है। हनुमान जी, जैसे हनुमान चालीसा आती है ना, तो हनुमान चालीसा में एक आता है, तुम प्रिय भरतम भाई, है ना। हनुमान जी, राम जी, हनुमान जी को भरत के समान प्रिय बताते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों भरत के समान बताते हैं, है ना। क्योंकि रामायण में जो चार भाई थे, चार पात्र थे, वास्तव में वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात बताते हैं। राम को बोलते हैं धर्म, समझ में आया? राम को क्या बोलते हैं? धर्म। भरत को बोलते हैं मोक्ष। भरत मोक्ष का कारक है, राम धर्म का कारक है, शत्रुघ्न अर्थ का कारक है, और जो लक्ष्मण है वो काम का कारक है। किसका कारक है? काम का कारक, इच्छा का कारक है। समझ में आ रहा है? अभी हम और रिलेट करेंगे रामायण, हम रामायण ज्योतिष में है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारा जो थीम रहेगा, शायद ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगा कि रामायण के बिना चल जाए, असंभव है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो पाएगा। तो बिना रामायण की हमारी क्लास नहीं चलता। तो हम हर चीज में रामायण का घोल मिला मिला के वैदिक से, पाराशरी से, केपी से लिंक करते हैं। रिलेटेबल हो रहा है आप सभी को? जी हाँ। आप सभी माइक जी सर। अनम्यूट करके एक बार बोलो, दिमाग चलेगा मेरा। यहाँ यहाँ जी सर बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे केतु का। तो केतु हमारे जीवन में आध्यात्म का, केतु हमारे जीवन में समर्पण भाव का कारक है। क्या आप किसी व्यक्ति के लिए समर्पित हो सकते हो? ये भी आपकी जन्म कुंडली में केतु बताएगा। क्या कोई व्यक्ति आपके लिए समर्पित हो सकता है? ये भी आपकी जन्म कुंडली में केतु बताएगा, है ना। तो समर्पण होना और समर्पित होना दोनों ही केतु बताएगा। ठीक है ना। तो कौन सा, उसको बोलते हैं दास प्रथा। जैन धर्म में देखते हैं ना, एकदम दास प्रथा वाला परंपरा है वहां पे, है ना। सब कुछ छोड़ते गुरु की। अब भारत तो गुरु प्रधान देश है यार, है ना। तो भारत में तो दास प्रथा इतनी ज्यादा है कि गुरुजी ने बोल दिया तो पीछे चल लेते हैं लोग। इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं कि भाई सरेंडर कर दिया है। समझ में आ रहा है? गुरु ने बोल दिया कि भाई, है ना। रामायण क्या सिखाती है? सरेंडर, है ना। राजा दशरथ ने बोल दिया कि राम तुझे वन जाना है, समर्पण भाव से चले गए, कुछ नहीं कहा ना। आज कोई बोल दे कि पापा बोल दे कि जा तेरे को वन जाना है, बोले मैं नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है? तो केतु मतलब समर्पण, सरेंडर को बताता है। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और इस केतु से हम इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति कितना समर्पण किसी के लिए कर सकता है, या ये इस व्यक्ति के लिए लोग कितना समर्पित हो सकते हैं। तो ये बताएगा इस व्यक्ति का केतु। अब प्रश्न ये है कि सर ये केतु से देखें कैसे? भाई इतने सारे रामायण हो गया और रामायण हो गया और प्रिडिक्शन नहीं आया, तो फिर रामायण का रामायण ही रह गया। ठीक है ना। तो हम प्रिडिक्शन सीखेंगे। ऑलराइट। तो केतु यहाँ पे किस चीज का कारक है, पता चल गया आपको। समर्पण। अब केतु यहाँ बैठा हुआ है कौन से भाव में, बताइए सभी। अच्छे। चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बैठा चतुर्थ हुआ है। भाव। ठीक है, और कौन सी राशि में बैठा हुआ है? सिंह सिंह राशि। राशि में। सिंह राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब अपना नियम क्या है, अपन नियम पे चलेंगे। ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ हो, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में,
केंद्र त्रिकोण में नहीं हो तो स्वराशि का नहीं हो तो उच्च राशि का हो तो वह ग्रह बलवान हो जाता है। सिंह का मालिक सूर्य, क्या वो ऐसी स्थिति में है क्या? हाँ है। भाई उच्च का है। सिंह का मालिक सूर्य उच्च का है। अब यहाँ पे काम जम गया केतु का। भाई सिंह का मालिक सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है। इस केतु सिंह राशि का फल देगा वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन केतु सिंह राशि में किस लेवल का फल देगा वो एक अलग चीज हो गया। तो केतु सिंह राशि में है, सिंह का मालिक इस चार्ट में उच्च का बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति जबरदस्त समर्पण कर सकता है अपना, और इस व्यक्ति के लिए लोग समर्पित भावना से कार्य कर सकते हैं। रिलेट कर पा रहे हो? इस व्यक्ति के लिए लोग खड़े हो जाएंगे कि सर क्या कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, है ना। लोग बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े बड़े संगठन बना लेते हैं। इतना आसान नहीं होता, बिना केतु के नहीं बनता। केतु को बोलते हैं ना झंडा कारक है। एक झंडे के नीचे भारत का एक झंडा तिरंगा, एक झंडे के नीचे 140 करोड़ लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति का केतु कितना बलवान होगा। 140 करोड़ लोग एक झंडे के नीचे आ गए। नरेंद्र मोदी जी, है ना। एक व्यक्ति है जिसको 140 करोड़ लोग चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का केतु कितना बलवान होगा। उनके लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहते हैं, समर्पण होकर कार्य करना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो समर्पण कितना है। तो इस कुंडली का अपन क्या अध्ययन करेंगे, अपन को अध्ययन करने की बात कर दी जाए, प्रिडिक्शन के लेवल की बात कर दी जाए, तो केतु सिंह राशि का, सिंह का मालिक उच्च का, काम हो गया। आप प्रिडिक्शन करो कि व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी कैसा होगा। बहुत बढ़िया होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में योग बन रहा है। मोक्ष त्रिकोण में योग बन रहा है 4 और 12, मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़िया होगा, आध्यात्म बहुत बढ़िया होगा, समर्पण भाव से लोगों के लिए कार्य कर सकता है, इतनी ताकत होगी, लोग इसके लिए खड़े रह सकते हैं, इतनी क्षमता होगी इस व्यक्ति के पास। ये व्यक्ति अपने आप में बहुत जबरदस्त काम करने वाला, है ना। ओकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा काम करने वाला, है ना। लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं, ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं। प्रिडिक्शन का लेवल समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? जी तो सर। इस व्यक्ति का केतु का डायरेक्ट प्रिडिक्शन हो गया कि ये व्यक्ति किस तरह का समर्पण, किस तरह का समर्पित होकर कार्य करेगा लोगों के लिए। केतु अपने लिए नहीं करता, लोगों के लिए कैसा करता है। हनुमान जी ने अपने लिए घर बनाया, अपने लिए शादी करी, नहीं किया ना। तो लोगों के लिए हमारे जीवन में दो टारगेट होते हैं ना। एक तो हम अपने लिए करते हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे आदि आदि, है ना, हमारे पड़ोसी, हमारे धर्म, ठीक है ना। एक होता है कि हम लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको इस व्यक्ति का केतु का प्रिडिक्शन समझ में आया। केतु बहुत जबरदस्त है, मतलब अगर ये कुंडली आपके पास आया तो आप क्या प्रिडिक्शन करोगे कि आप सीधा प्रिडिक्शन करो भाई साहब, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में लोग आपको बहुत चाहने वाले होंगे, आप लोगों के लिए बहुत काम करते होंगे। क्या काम करते हो, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बारे में? वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ। समझ में आ गया? और इसका इसका मैं ये बताऊं क्या, रिजल्ट बताऊं क्या, आप वो रिलेट करोगे। इसका रिजल्ट बता दूं मैं, ठीक है। हाँ हाँ ये व्यक्ति ओकल्ट फील्ड में बहुत जबरदस्त काम करते हैं, है ना, और बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ठीक है। इन लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोफेसर रही है हालांकि, है ना, तो एक खानदानी फील्ड से है, ठीक है। और है ना, ज्योतिष जगत को एक अलग लेवल पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके एक अलग, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, उस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस व्यक्ति का पहुंच, उस व्यक्ति का पकड़ ये है। आप समझ पा रहे हो? और लोग उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार है। रिलेट हो रहा है? तो किस तरह से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यहां तो कोई प्रश्न आया? यहां तक कोई प्रश्न है? नहीं सर। सर हाँ मेरी जी, मेरी आप कैमरा कुंडली ऑन थी। कर लो गीता मैडम, अच्छा लगेगा मुझे भी। और जो भी मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं ना, देखो अपना जूम क्लास है ना। आप सोचो कि मैं भी अगर कैमरा बंद करके पढ़ाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा फील नहीं आता है ना। तो मुझे एक दो लोगों के चेहरे दिख रहे हैं तो मैं कम से कम खुशकिस्मत हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ, सतीश सर को, जयप्रकाश सर को, बाकी नहीं दिख रहा,
है ना। तो अगर मैं बोलूँ और आपको मेरा चेहरा ना दिखे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना। तो हाँ। हाँ जी गीता नमस्कार मैडम। सर, मेरी तुला लगन की कुंडली है, तो द्वितीय भाव जो वृश्चिक राशि है उसी में केतु, मंगल और बुध है। हाँ तो मंगल अपने ही घर में हो गया, तो मेरा केतु भी। हम देखो हेलो। हाँ मैडम। केतु वृश्चिक राशि में है, सेकंड भाव में। हाँ तो उसमें मंगल भी है, उस राशि का जो जो घर है, हाँ तो मंगल भी वही है साथ, लेकिन बुध भी है साथ में, बुध हाँ मंगल केतु। तो हाँ मेरा प्रिडिक्शन कैसी कि मेरा मंगल अच्छा है ना, कि अपने ही घर में है, तो मेरा केतु अच्छा हुआ। हाँ। देखो, अब यहाँ पे सिर्फ डिस्पोजिटर काम नहीं करेगा, यहाँ पे दो चीजें और काम करेगी। कि एक तो योग बन गया आपकी कुंडली में। जी। क्या बन गया? योग। योग बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया ना। जी। भाई एक तो दो दो युति बोलते हैं इसको, युति कंजक्शन बन गया। एक तो युति वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। और दो युति वाला और तीन युति वाला, तो दो कॉन्सेप्ट और यहाँ पे लगेंगे, तो पैरेलल दो चीजें और ऐड होगी। हाँ, डिस्पोजिटर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मंगल और बुध इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि मंगल स्वराशि का है। लेकिन मैडम योग भी बन गया है, ठीक है ना। और योग अगर मैं, हालांकि अपना कॉन्सेप्ट डिस्पोजिटर का था, सिंपल चीज से बता रहा था, लेकिन आपका पॉइंट है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जी। मंगल और बुध का युति बन गया, जी। और मंगल और बुध दोनों शत्रु हैं, जी हाँ, शत्रु हैं जी। है ना। तो दो दो शत्रु एक एक घर में बैठेंगे, तो उस हाँ घर में क्या होगा? थोड़ा बहुत क्या इशू कर आएगा पहले तो। जी। जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। भाई थोड़ा बहुत ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इशू आई ना, है ना। तो हाँ थोड़ा जी। बहुत इशू आएगा। तो हो सकता है कि फैमिली, धन, कुटुंब, वाणी में, है ना, थोड़ा बहुत संघर्ष आएगा। लेकिन हाँ वो जी। संघर्ष बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मंगल स्वराशि का है। इसका फायदा ये है। समझ में आया? हाँ लेकिन जी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये भाव बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया नहीं हुआ। स्ट्रगल है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दो दो पापी ग्रह सेकंड हाउस में है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुटुंब क्लेश जबरदस्त हो सकता है एक टाइम पे, है ना। कुटुंब में क्या हो सकता है? कुटुंब क्लेश हो सकता है, फैमिली में हाँ हाँ, विवाद। यस यस यस, फैमिली विवाद मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि फैमिली विवाद बहुत जबरदस्त रहा होगा, ठीक है। हम्म। तो जी। तो सिर्फ डिस्पोजिटर काम नहीं कर रहा, है ना। वो बोलते ना कि ज्ञान लेना हमेशा पुरा लेना, है ना। तो आज हम बात कर रहे थे डिस्पोजिटर का, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, उसके पोटेंशियल थ्योरी, उसका वेक्टर थ्योरी, सूचक कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ ना, तो दो पापी ग्रह सेकंड हाउस में बहुत अच्छा नहीं। फैमिली विवाद, दो पापी ग्रह वहां पे हैं। फाइनेंशियल का जो स्थिति रहता है, फाइनेंस का जो स्थिति रहता है, बहुत सुदृढ़ नहीं बन पाता। कैश क्रंच में दिक्कत आता है ना। जी। मतलब एकदम से बोले कि फ्लोरेंट मनी आ रहा है, नहीं आता, ठीक है। हाँ लेकिन जी। बहुत ज्यादा दिक्कत फिर भी नहीं करता। वाणी में भी दिक्कत आ जाता है, कभी कभी व्यक्ति एकदम से खरा खरा तेज तेज बोलता है, एकदम से हम्म। तेज तेज बोलने लग जाता है। मन में बोलती हूँ। कुछ होता नहीं, लेकिन तेज निकलता है, वो क्या कर सकता है। ठीक समझ में आ कह रहा रहे है? हैं। हाँ जी। तो ऐसा आपके जीवन में रहा होगा, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। और केतु, केतु का क्या रोल होगा इस घर में? केतु का रोल बता दिया आपको, पता भी नहीं चला, है ना, दो पापी ग्रह के यही सब है साथ। जो जो आपने बताया, वो सब है ना? हाँ हाँ, तो आपके जीवन में इस तरह का घटना हुआ होगा, ठीक है। जी जी जी। ठीक है। सर सर हेलो। हाँ थैंक यू। प्रीति मैडम। सर मुझे ये पूछना था, केतु जब यहाँ पे चौथे घर में बैठा है तो ये चीजें आपने जो बताई वो होगा, अगर ये केतु कहीं और बैठा हो तो भी ऐसा ही होगा? फर्क पड़ेगा। मैंने चौथे घर में बैठा तो इसलिए बोल दिया कि दोनों मोक्ष त्रिकोण की बात ज्यादा एक्टिवेट हो गया। अगर मान लो कि ये वाली स्थिति धर्म त्रिकोण में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ चीजें अलग हो, है ना, थोड़ी सी हमें चीजें घर का अलग हो भी सकती। ध्यान, हाँ घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना हमेशा, हाँ, प्रदर्शन ध्यान करते रखना वक्त। पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस शिक्षा का होता है, तो व्यक्ति का एजुकेशन सेक्टर में इस फील्ड में कुछ बेहतरीन होगा, है ना। पंचम और भाव ज्ञान का होता है, कथा का होता है, प्रवचन का होता है, तो व्यक्ति उस फील्ड में कुछ बेहतरीन कर रहा होगा। समझ में आया? अगर ये सिचुएशन हो तो जिस घर में होगा उस घर का बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा मतलब। हाँ हाँ, कह सकते हैं कि उस घर के लिए, दूसरों के लिए बेहतर होगा, अपने लिए नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं कि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, खुद का मकान को होता है, तो शायद मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि केतु दूसरों के लिए बेहतर करने वाला है। खुद के लिए जरूरी नहीं कि घर का मकान बना देगा, ऐसा शायद मुश्किल है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देगा। मतलब केतु जहां बैठेंगे वहां पे आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे उस जगह के। ऐसा नहीं, केतु का डिस्पोजिटर अगर मजबूत होगा तो ऐसा होगा।
हाँ, जैसे जैसे ये जो कुंडली में केस है, वैसे ही अगर जैसे केतु और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है केतु, तो वृश्चिक राशि का केतु अगर कहीं और बैठता है, जैसे पंचम भाव में बैठेगा, तो क्या वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी? मैम, केतु का डिस्पोजिटर आप समझ नहीं पा रहे हैं। मान लो केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है, हाँ। तो उसका डिस्पोजिटर कौन होगा? सूर्य होगा। मान लो केतु धनु राशि में बैठा हुआ है, तो उसका डिस्पोजिटर होगा गुरु। और अगर गुरु कर्क राशि में उच्च का है तो केतु बढ़िया हुआ। अगर गुरु नीच का है, अगर गुरु नीच का है तो केतु स्ट्रगल देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा। ओके। ग्रह काम नहीं कर रहा, ग्रह का डिस्पोजिटर कार्य कर रहा है। ये भृगुनंदी नाड़ी बोलता है। वैदिक पाराशरी बात अलग बोल रहा था, भृगुनंदी नाड़ी बात अलग बोल रहा है। ग्रह काम नहीं करता, ग्रह का डिस्पोजिटर कार्य कर रहा है। रिलेटेबल है? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरह से देखना है। ऐसा नहीं कि आप केतु को उठा के बोलने लगे फॉलोवर बढ़ेगा। केतु फॉलोवर का कारक है, केतु फॉलोवर का कारक है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर बताएगा कि किस लेवल का फॉलोअरशिप हो जाएगा। ठीक है। सर और मेरा अगर केतु अच्छा नहीं है तो फिर? केतु अच्छा नहीं कैसे होगा? मतलब कैसे अच्छा नहीं होगा? जैसे इसका आपने बोला सूर्य स्ट्रांग है तो केतु हाँ, अच्छा हो गया। केतु को ताकत अगर ज्यादा मिल गया। हाँ, अगर केतु सूर्य अच्छा नहीं होता तो हाँ पावरफुल नहीं होता। हाँ, केतु मतलब केतु क्या बोलते हैं? केतु होता है आत्मशक्ति। क्या बोलते हैं? केतु आत्मशक्ति। आत्मशक्ति है। केतु वह है जो बिना खाए पिए रह सकता है। अभी नवरात्रा चलेगा तो लोग बिना हम्म। खाए पिए रहते हैं ना। जो जो सिर्फ सूर्य की धूप से व्यक्ति अपना भोजन ले लेता है, इतनी इतनी ताकत लोगों में। सनातन संस्कृति तो केतु का बहुत बड़ा फॉलोअर है कि बिना खाने पिए व्रत उपवास करके आत्मशक्ति है उसकी। आत्म केतु का आप ऐसे भी लग सकते हो कि उसकी उसकी आत्मशक्ति में कितना पावर है। तो उस व्यक्ति की आत्मशक्ति में पावर होगा। अगर अगर सूर्य मान लो उस कुंडली में नीच का होता, हाँ। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की आत्मशक्ति में वो ताकत नहीं है। केतु करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ओके। अब आत्मशक्ति में वो ताकत नहीं कि वो बहुत बड़े लेवल पर बहुत जल्दी पहुंच जाए। हो सकता है कि उसको बहुत पापड़ बेलने हो, लोगों की बातें सुननी पड़े, लोग डांटे, है ना, फटकार लगाए। आप देखना किसका केतु खराब होगा, उसको लोग बहुत डांटने वाले मिलेंगे। वक्त ये काम कर रहा है, अच्छा नहीं है, माँ डांटने वाले मिलेगी, अवॉइड पत्नी करने डांटने वाले वाली लोग मिलेगी। उसको समझ में आ रहा अवॉइड है? उसको अवॉइड भी करेंगे। हाँ। और केतु अच्छा होता है तो उसको डांटने वाले नहीं मिलते, किसकी ताकत नहीं उसको डांट दे। आप रिलेट करना। केतु अच्छा नहीं है तो भाई उसको डांटने वाले मिलेंगे, हर कोई व्यक्ति उसको डांट लगा के चला जाएगा। और केतु में ताकत है तो उसकी माँ, उसका उसके पिता, उसके गुरु भी उसको डांटने से बचेंगे। बोले मैं डांट नहीं सकता इस व्यक्ति को, इसके अंदर उतना ओरा, इतनी ताकत है, इतनी आत्मशक्ति है। समझ में आ रहा है? समझ ओके। पा रहे हो? बहुत सारे लोग जी। होते हैं ना, जैसे अपने घर में भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिसका केतु खराब होगा ना, तो वो हर व्यक्ति की डांट सुनता है। बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ हाँ उम्र में बड़ा है फिर भी लोग, छोटे लोग डांट देते हैं। मतलब वो कदर नहीं बन पा रहा। तो मतलब हम ऐसे लोगों को देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये इंसान सीधा, को बिल्कुल लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, डांट रहे हैं, उसकी सुनते नहीं है, तो उसका केतु कहीं ना कहीं वीक होगा। बिल्कुल खराब होगा। 100% केतु केतु का ही समस्या है। उस व्यक्ति का चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु किसका समस्या नहीं है, केतु का ही समस्या है। कि केतु को क्या बोलते हैं यार? केतु पूछ का कारक है। हनुमान जी क्या था? पूछ था। पूछ के। हम्म। तो पूछ थी जो कि नहीं उनको थी? पूछते हैं, अब हाँ। आपको लोग कितना पूछते हैं, ओके। रिलेटेबल है। जी जी जी। अपना हिंदी शब्दावली बहुत जबरदस्त है, आपको ज्यादा लोड लेना। और रामायण जो थी इतना जादू है ना कि आपको याद ही नहीं करना कितना सर मैंने आपको लोग पहले आपकी पूछते क्लास हैं। ज्वाइन की थी 2020 में। आ जाओ 20 से बोलो, 2018। अभी 4 साल पुराने हो गए आप, है ना? तो 4 साल हाँ। में तो बहुत बदल तो जाता है। आप, हाँ, व्हाट्सएप पे आप पढ़ाते थे। है ना? फिर तो उसके चीज बाद में आधी क्लास मैंने ज्वाइन की थी और उसके बाद में छूट गई, तो कोविड की वजह से मैं बाहर चली गई थी। कोई नहीं, होता है ना? आप वापस आइए, आपका स्वागत है। आप सर समझ मेरा गए हो ना कि किस तरह से हमें प्रिडिक्शन करना है? सर एक बोले चीज और पूछना था। अभी अभी आप हाँ। मैंने ना आपके पास से केपी सीखा था और उसके जस्ट पहले अरे मैंने वैदिक मैं सीखा तो था। केपी सिखाता ही नहीं यार। मेरा केपी वैदिक नाड़ी मिक्सअप थ्योरी। मैं तो कभी किसी मैं तो कभी किसी एक सिद्धांत पे गया ही नहीं, पता है आपको? अभी आज भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये एक सिद्धांत का नहीं है। वैदिक वैदिक पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी का मिक्सअप है।
अभी इसमें मैं अभी केपी सूचक पे नहीं आया, क्योंकि मैं इस केपी सूचक के साथ भी इसको इंडिकेट करता हूँ, रिलेट करता हूँ। अब चूंकि केपी सूचक हम बना नहीं सकते इतना फटाफट डेमो में, ठीक है ना, तो उसको छोड़ दिया, उस पार्ट को छोड़ दिया। लेकिन जब हम क्लास में आते हैं तो सूचक भी बना लेते हैं साथ साथ, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, और मैं किसी एक सिद्धांत पे नहीं चलता। मेरा केपी, वैदिक, नाड़ी तीनों मेथड चलता है एक साथ रामायण के घोल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास, अब आपको कैसे कैसे इसको रीड करना है, अगर आपके पास कोई और नेटिव लेंगे है, ना, आपके पास कोई जातक आ जाए, और लेंगे ना रोटी। और वो व्यक्ति बोले कि यार मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहता हूँ, क्या देखोगे? केतु। केतु। केतु देखोगे। जी। और तो केतु अगर बृहस्पति अच्छा और क्या होगा होगा तो बोलोगे कि भाई ये संगठन बनाएगा। केतु अगर कमी होगा तो फिर उसको उपाय देकर बताओगे कि ये उपाय करना, केतु बलवान होगा फिर संगठन बनाना। ऑलराइट। मेरे कुंडली में डिस्पोजिटर तो मंगल अपने ही घर में है, लेकिन बुध होने के कारण केतु खराब हो गया मेरा। खराब नहीं हुआ, कुछ कुछ चीजों का, है ना, युति का असर देता है ना, खराब नहीं कहते उसको, है ना। थोड़ा थोड़ा उसका दो शत्रु देखो, आ, ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं, कुंजवत केतु, केतु मंगल की तरह हाँ है जी। ना। और बुध और केतु आपस में दुश्मन है, हाँ जी। ठीक है। तो दो दुश्मन एक बुध। लग्न कौन सा है, कन्या आपका? नहीं, तुला। तुला लग्न है। तुला लग्न में बुध वैसे भी योग कारक होता है, हाँ जी। मतलब नवम या पंचम किसका स्वामी होता है वो ऑलरेडी, ठीक है, नवम। नवम का स्वामी होता है ना। तो तुला लग्न में ऑलरेडी वो मिथुन राशि नवम भाव में आती है, तो हम्म, भाग्येश पीड़ित है, आप समझ पा रहे हो। हाँ जी। दूसरा ग्रह पीड़ित होता बात अलग था। अब ये वैदिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। गहराई बहुत सारी है मैम, है ना, अगर रिलेट करूंगा तो बहुत सारी गहराइयां हैं, है ना। लेकिन एकदम बुरा नहीं होगा, इतना सा बताना चाहता हूं, क्योंकि मंगल स्वराशि का है, इसलिए बोला ना कि ये व्यक्ति बुरा तो है लेकिन एकदम बुरा नहीं है, कुछ अच्छाइयों के साथ है, बस इतना सा आप समझते हुए चलो, ठीक है। ओके ओके, ओके। थैंक यू। हाँ। सर मंगल के साथ केतु तो नहीं है ना वो दुश्मन? क्या हो गया? मंगल के साथ अगर केतु है तो वो तो दुश्मन नहीं है ना, वो तो एक जैसे ही है ना दोनों। देखो ऐसा है, हाँ सर। हाँ जी। हाँ बताता हूँ मैं। ऐसा है कि दुश्मन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर आर्मी में जाए तो बहुत बढ़िया है, दुश्मनों की किस नाक के नीचे दम करेगा। किस में मंगल गए? केतु की युति, मेरी बात सुनो ना, हाँ जी मंगल हाँ केतु जी। की युति अगर अष्टम भाव में, 10th हाउस में, 11th हाउस अष्टम में, में, अष्टम में है। उपचय भाव में होगा तो बहुत बड़ा समस्या नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये उन भाव में हो, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस में, 8वें भाव में सर, 8वें भाव में पहली राशि मेष, कन्या लगन कंसल्टेंसी, की है। मेरी बात सुनो, आपको कंसल्टेंसी करना है लोगों का, हमेशा ये ओके इंटेंशन रखो, है ना। ओके। तो मैं आपको सारी बातें से बता रहा हूँ कि ये तो आपकी कुंडली प्रिडिक्शन करके फ्री मत हो, आपको लोगों को करना भी तो है। तो सारी बातें सुनो कि अगर इन भाव में होगा तो बहुत अच्छा नहीं होता, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, इस तरह से, है ना। इसके अलावा अन्य भाव में ठीक है। अष्टम का मंगल केतु बहुत अच्छा फैमिली के लिए नहीं है, खासकर महिलाओं के चार्ट में। अगर ये फीमेल का चार्ट है, मंगल केतु की युति अष्टम भाव में है, बहुत बढ़िया नहीं, उसके उसके ससुराल में उसका कभी नहीं बनेगा, उसको अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप बोलो तो मैं एक और अनादर केस स्टडी लेता हूँ, हाँ जी, ये समझ आ गया, ठीक है। आपको और मजा आएगा। मैं एक और केस स्टडी लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ अब देखो, अब ये भी वृषभ लग्न है, केस स्टडी चेंज है ना। तो अब वहां पे जो मिथुन सिंह राशि में जो यहाँ पे क्या था, वहां पे केतु था, है ना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे किसका, किसका बात करेंगे? सिंह राशि में चंद्रमा है, कौन है? चंद्रमा। ठीक है। और सिंह राशि का मालिक सूर्य, ये उच्च का है, सूर्य, समझ में आ रहा है। अब वहां पे तो अपन ने बात किया था केतु का, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे चंद्रमा का। सिर्फ लग्न कुंडली का यूज करना है, अपने को कोई किसी कुंडली में नहीं जाना, ठीक है स्वामी सर, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा का प्रिडिक्शन करेंगे अपन, क्योंकि चंद्रमा का डिस्पोजिटर उच्च का है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रमा किस चीज का कारक है, बोलो।
चंद्रमा मंगल मन को का ज्यादा पैसे का भी और मन ये का मन भी। मन का गुरु भी जी और मन का पैसे का कारक भी। है। मन का कारक है, माता का कारक है, माता का कारक है, मन का पैसे का कारक भी। है ना, शांति शांति और शीतलता। शांति चांदी, का कारक है। चांदी ठीक इसका है, कारक है जी, चांदी जल। आपने बहुत मेहनत किया है चंद्रमा को याद करने के लिए, लेकिन मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ। मेरे को एक भी ग्रह की कारक तत्व याद नहीं है, तो इसलिए मैं रामायण पे शोध करता हूँ कि भाई कोई ऐसा बंदा खड़ा कर दो जो उसको देखूं मैं चंद्रमा समझ में आ जाए। सीता समझ में जी, आया? सीता। कोई ऐसा बंदा खड़ा कर दो कि उस व्यक्ति को देखूं चंद्रमा समझ में आ जाए। केतु समझ में नहीं आया कभी मेरे को कुंडली में, तो फिर हनुमान जी खड़ा कर दिया, सर आप आ जाओ, आपको देखते थे केतु रिलेट करूंगा, है ना। सूर्य समझ में नहीं आया, राम जी खड़ा कर दिया, आप आ जाओ, आपको देखते थे राम जी आपको रिलेट करेंगे, सूर्य को रिलेट करेंगे। अब चंद्रमा समझ में मेरे को नहीं आता, ठीक है, तो सीता फिर मैं जी। चंद्रमा को लेकर अलग अलग कहानी बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रमा रामायण ज्योतिष में सीता का कारक है, और अगर हम अवतार पे जाएं तो चंद्रमा कृष्ण का कारक है। समझ में आया? तो जो कैरेक्टरिस्टिक कृष्ण में थे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक चंद्रमा में मिल जाएंगे। समझ में आया? जी। जो कैरेक्टरिस्टिक चंद्र कृष्ण में थे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक चंद्रमा में हो जाते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ, कृष्ण चोर था क्या? नहीं, चंद्रमा चोर है। अरे था क्या, नहीं था, है माखन चोर था, है ना, गोपियों का दिल चुरा के भाग गया। अभी तक बेचारे लोग लड़कियां रोती हैं उनके नाम से कि कहाँ हो तुम, हम ढूंढते फिर रहे हैं। तो चंद्रमा चोर, कृष्ण चोर था। तो चंद्रमा चोर है। समझ में आया? कृष्ण को लोग प्यार करते थे चंद्रमा को लोग प्यार करते ही हैं। हाँ, कृष्ण मन का कारक है भाई, बहुत अच्छा लगता है, काना बली तुम मटकी फोड़ के जा, कुछ भी कर, है ना। चंद्रमा सबको अच्छा लगता है। अब वो कितनी ही मस्ती करे, बच्चा दिन भर में 100 रुपए का नुकसान कर दे, पिताजी 80 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बच्चा अच्छा लगता है। समझ में आया? ठीक है, तो कृष्ण को रिलेट करते करते चंद्रमा को समझना है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगा। तो चंद्रमा से मन देखते हैं, चंद्रमा से माता देखते हैं, आप बहुत गहराई से नोटिस करना। तो तो भगवान कृष्ण का अगर हम जब बचपन का वर्णन देखेंगे ना, तो क्या वर्णन आएगा? तो गोपियों के साथ डांस करने का, है ना, उसके पहले गायों के साथ खेलने का, उसके अलावा माखन खाने का, मिश्री खाने का। तो कृष्ण ने जो खाने पीने का जो सिलसिला चलाया ना भाई, ये भारत में इसलिए इतने सारे व्यंजन बनते, उसका कारण कौन है? कृष्ण है। आज भी दूध से, मक्खन से सबसे ज्यादा व्यंजन बनते हैं। आप किसी शादी में चले जाओ, आपको भाई दूध से बना हुआ, मक्खन से बना हुआ, है ना, मावे से बना हुई मिठाई मिलती है भारत में, होता है कि नहीं होता है? तो कृष्ण ने खाने पीने को सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, फिर डांस को किया, बांसुरी को किया, नृत्य को किया, मनोरंजन को किया, क्रिएटिविटी कार्य को किया, फिर ज्ञान को किया। आगे जाके लड़ा नहीं। चंद्रमा ने कभी अस्त्र शस्त्र उठाया? कृष्ण भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्र उठाया? अर्जुन को बोल रहा है भाई तू उठा, मैं चला रहा हूं। राम जी आए थे शस्त्र उठाने, खुद चले गए थे। कृष्ण भगवान ने क्या कर रहा है? अर्जुन को बोले इधर आ, चल तू कर, मैं तेरा सारथी हूँ। समझ में आया? तो चंद्रमा ऐसे ही होता है, बोले भाई मैं हूं, तू चल, तेरे को खड़ा कर देंगे। तो चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में मन का, माता का, खाने पीने का, संगीत का, खेलकूद का, मनोरंजन का, सुख का, खुशी का कारक है, अच्छे कपड़े पहनने का कारक है, अच्छा गाना गाने का कारक है, लग्जरी जीवन जीने का कारक है। भगवान कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति था कि पैदा जेल में हो गया, लेकिन जीना तो लग्जरी जीवन है, राजा घर पे आ गए। कभी गए कृष्ण भगवान जंगल में गए? राम जी बेचारे पैदा हो गए राजा के घर में, वन वन भटक गए। कृष्ण को बोलो वन वन भटक, बोले पागल समझ रखा है क्या, वन वन भटकूंगा, नहीं भटक रहा, है ना। उधर उधर लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उधर वो लड़की को भगा शादी कर ली है, बोले पागल नहीं, मैं युद्ध लड़ता फिरूंगा, तुम लड़ो। समझ में आ रहा है? तो इतना क्रिएटिव बंदा है, इतना इतना चतुर व्यक्ति है ना, और इतना खुश मिजाज। तो हम इससे क्या रिलेट कर पा रहे हैं? हम इससे ये रिलेट करते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन में मन का, खुशी का, संगीत का, गीत का, अच्छा खाने पीने का, अच्छा रहने का, राजाओं जैसा जीवन जीने का कारक है। चंद्रमा राजा है, रानी बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ राजा, राजा आदमी है, बादशाह आदमी है ना, उसको बहुत सुख सुविधा चाहिए। और आप एक चीज देखना, जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो राजा बन के पैदा होते हैं। सही कह रहा हूँ भाई? उनकी सेवा करो आप, ठीक है। तो चंद्रमा से हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना
इसको बोलते हैं पाराशरी, पाराशरी गूढ़ है बोलते हैं ना, पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया है। तो चंद्रमा को बोलते हैं कि रजोगुणी है, रजोगुणी बोलते हैं ना, सूर्य को बोलते हैं सतोगुणी, चंद्रमा को बोलते हैं रजोगुणी। रजोगुणी मतलब राजाओं जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति। रिलेटेबल है, समझ पा रहे हो? तो इस व्यक्ति का चंद्रमा का अब प्रिडिक्शन करना है। अब मुझे आप प्रिडिक्शन करके बताइए क्या होगा। है ना, इस व्यक्ति का चंद्रमा का प्रिडिक्शन करना है। दिख रहा है सभी को चार्ट? अब मुझे प्रिडिक्शन करके बताओ क्या होगा, बोलिए। इसका अच्छा घर होगा, बड़ा। चंद्रमा और ये सूर्य, तो चंद्रमा मन का कारक है ना, तो हंसने खेलने वाला व्यक्ति होगा। चंद्रमा खुशी का कारक है, जहां जाएगा वहां खुशी खुशी बिखरता हुआ चला जाएगा। एक अच्छा सुगंध का फूल का कारक है, परफ्यूम का कारक है, इत्र का कारक है ना। चंद्रमा अच्छा खाने पीने का कारक है, अच्छा खाना पीना उसका जीवन में, बोले अच्छा खाएंगे, है ना, कम खाएंगे अच्छा खाएंगे, राजाओं जैसा जीवन है। चंद्रमा अच्छे कपड़े का कारक है ना। आप देखना किसी भी पूजा में पंडित पंडित जी बोलते, एक पंडित जी का एक नियम है कि वस्त्र आपको चढ़ाना है भगवान के, बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना, वस्त्र समर्पयामि, तो हम लच्छा चढ़ाते हैं, जिसको मोली बोलते हैं कई जगह, है ना, मोली चलाते हैं हम। हाँ, सनातन संस्कृति में आप देखना, ये लच्चा दिख रहा है, लच्चा हर व्यक्ति पहनता है, तो चंद्रमा को तो पहन के रखता है, मतलब चंद्रमा आपके लिए वस्त्र का कारक है ना। तो निर्वस्त्र नहीं रहता सनातन संस्कृति में, बोले आप कुछ ना कुछ कपड़ा पहन के हमेशा रखो, नहाओ धो भी सही, तो एक कपड़ा तो रहे, इसलिए एक लच्छा पहना देते हैं। ठीक है, मोली बोलते हैं जिसको, बहुत सारी जगह हमारे इधर लच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा कपड़े का कारक है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा। चंद्रमा भोजन का कारक है, अच्छा भोजन करने का शौक होगा। ठीक है ना। चंद्रमा व्यक्ति के लिए खर्चे का कारक है, आप कितना खर्चा करते हो, है ना, ये बात भी चंद्रमा बताता है। तो चंद्रमा बहुत अच्छा है। चंद्रमा गिफ्ट का कारक है। चंद्रमा लोगों में कुछ बांटने का कारक है, बच्चों को देखना हमेशा बांटता हुआ चलेगा। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के साथ हो सकता है, खुशियां बांटने का, लोगों को सुख देने का, लोगों के जीवन में कुछ बेहतरीन करने का, कुछ वैल्यू एड ऑन करने का, है ना, बहुत कुछ व्यक्ति करना चाहता होगा और बहुत अच्छे से करता होगा। खुद अच्छा खाता होगा, लोगों को अच्छा खिलाता होगा, खुद अच्छा रहता होगा, लोगों को अच्छा अच्छा रहना सिखाता होगा। समझ में आ रहा है? तो सीधा प्रिडिक्शन करेंगे इस व्यक्ति का। आप रिलेट कर पा रहे हो? चंद्रमा का प्रिडिक्शन, चंद्रमा उस कुंडली में सिंह राशि में है, पाराशरी बोलेगा कि सिंह राशि इसका कारक तत्व होता है, ऐसा है। ये प्रिडिक्शन सही है, लेकिन इसका व्यवस्थित प्रिडिक्शन ये है कि उसका डिस्पोजिटर जैसा है, बस। और कारक तत्वास आपकी बहुत पकड़ में होना चाहिए। पता है मेन चीज कारक तत्वास है। बहुत सी बार पता है क्या होता है, हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, हमें कारक तत्व पता नहीं होता। तो कारक तत्व आपको आपकी आपकी गहराई में उतर जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे गणित में भी पढ़ते थे ना, तो चीजें याद नहीं होती थी, फिर गुरुजी आते थे, सर आते थे, है ना, कि उदाहरण उदाहरण देते थे, तो जैसे उदाहरण दिया तो फिर सूत्र समझ में आता था। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष आपके लिए एक उदाहरण बनेगा। मैं बोल दूं कि राहु कैसा है, नहीं समझ में आ रहा राहु, तो क्या करोगे? राहु के पास क्या कारक तत्व से, सर नहीं याद हो रहा, क्या करोगे? राहु रावण है, जो जो रावण के पास था वही का वही ओम राहवे नमः, जो जो हनुमान जी के पास था ओम केतवे नमः। है ना, हिंदू सनातन संस्कृति क्या बोलता है कि राहु के पास गर्दन है, केतु के पास धड़ है। तो रावण के पास गर्दन थी, एक नहीं 10-10, अब थी कि नहीं थी? बिल्कुल ठीक। थी कि नहीं थी? तो राहु के पास 10-10 गर्दनें थी, और हनुमान जी के पास धड़ है। और हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है कि हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया और बता दे देख मेरे सीने में कौन है। तो धड़, रामायण किसका धड़ दिखा रहा है? हनुमान जी ने सीना फाड़ा था ना रामायण में, रावण ने तो नहीं फाड़ा था। रावण ने तो गर्दन बता दी थी अपनी कि देखो मेरे पास कितनी बुद्धि, कितना ताकतवर व्यक्ति हूं मैं। और हनुमान जी बोले देख मैं कितना दिलदार व्यक्ति हूँ, देख मेरे सीने में कौन है, मैं राम के लिए जीता हूँ, राम के लिए मरता हूँ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो चीजें, हमें कभी भी ज्योतिष ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ और चीज पढ़ रहे हैं यार, कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि यार हमारे जीवन में उतर गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रामायण ज्योतिष इतना अद्भुत है, इतना जबरदस्त है कि जब आप प्रिडिक्शन करोगे, सीखोगे, वो तो अलग चीज है ही, लेकिन लेकिन ये हमारे जब जीवन में रिलेट होगा ना,
हमको रामायण के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति जो आस्था हमारी जो बिल्डअप होगा, और जो हमारे जीवन में जो जो क्रांति आएगी, जो विचार आएंगे ना, वो इतना अद्भुत होगा ना। आप बोलोगे सर ज्योतिष तो छोड़ो, ये कितना अद्भुत हो रहा है। तो रामायण ज्योतिष व्यक्ति का जीवन जीने की कला है। और मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि रामायण जीवन जीने की कला है। आप मेरा फेसबुक, अगर आप प्रोफाइल पे अगर आप हो तो मेरा फेसबुक पे देखना कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, ये लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो ज्योतिष आपके जीवन में उतरेगा। ज्योतिष आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आपको एक राशि के कारक तत्व याद नहीं करने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि सर हम इस राशि के कैरेक्टरिस्टिक को भूलना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं, संभावना नहीं है भुला सकोगे। आप बोलोगे कि सर हम इस ग्रह के कारक तत्व को भुलाना चाहते हैं, संभावना नहीं है कि भुला दोगे। ठीक है ना। तो जीवन के साथ ज्योतिष है ना। हमारा जीवन के साथ ज्योतिष है, जीवन के साथ ग्रह है। ठीक है। अगर हम हमारे जीवन को सिर्फ नवग्रह से अगर रिलेट कर लें तो आपको इतना अद्भुत लगेगा कि 0 से 3 साल की जो हमारी उम्र है, 0 से 3 साल की उम्र जो मानव की होती है वो चंद्रमा का कारक है। उस 3 साल की उम्र तक बच्चा जो भी करता है या बच्चे की माँ जो भी करती है वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक चंद्रमा के हैं। बच्चा पानी पीता है, दूध के ऊपर रहता है ना, लिक्विड खाता है, उसको देखते ही खुशी होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो चंद्रमा के पास यही कारक तत्व है। उसके बाद जैसे चंद्रमा के बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो 3 साल से लेकर 16 साल तक जो भी आप काम करते हो, जो भी एक इंसान काम करता है, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक बुध के हैं। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर हमें बुध के कारक तत्व याद ही नहीं हो रहे हैं, क्या करोगे भाई? स्कूल चला जा, 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को देख ले। जैसे वो बच्चे हैं, जो वो बच्चे हरकतें करते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक बुध के हैं। ज्योतिष जिसको आता है, ज्योतिष जिसको नहीं आता है, वो हर कोई इसको कनेक्ट करेगा। बोले सर मजा आ गया, बच्चा खेलता है, पढ़ता है, झूठ बोलता है, चापलूसी करता है ना, टीचर की कॉपी करता है ना, निक नेम निकाल लेता है ना, इस तरह का नाम ये रख रखा है। ये सारी क्वालिटी बच्चे में होती है, सारी क्वालिटी बुध में होती है ना। अब 16 साल से लेकर 25 साल तक बुध के पास कौन सा ग्रह आता है? बड़ा शुक्र आता है। तो 16 से 25 साल के जीवन में जो भी व्यक्ति के जीवन में आता है वो सारा शुक्र है। कॉलेज गए, भाई साहब ये लड़की आ रही है, 14 फरवरी है ना, पापा ये ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगा, आज तो गाड़ी चाहिए, आज तो वो चाहिए। तो जो भी मन में 16 साल से लेकर 25 साल 27 साल तक की उम्र में जो भी चीजें एक्टिवेट होती हैं, वो सारी शुक्र की है। व्यक्ति अच्छा रहता है, जीवन में उसने 20 रुपए ज्यादा कभी टॉफी नहीं खाई, लेकिन अब 200 रुपए की टॉफी अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाने जा रहा है ना। कभी उसने जीवन काल में टॉफी का नाम नहीं देखा, लेकिन उस चक्कर में गया कि भैया अच्छी वाली टॉफी देना, आता है ना, अच्छा गिफ्ट देना, है ना। 200 रुपए की टी शर्ट पहन के घूमता है, जैसे मालूम पड़ गया कॉलेज में आ गया, पापा 800 रुपए का टी शर्ट लूंगा, पैसे चाहिए, है ना। टूटी गाड़ी में जा रहा था अभी तक स्कूल साइकिल में, जैसे कॉलेज आया, नई गाड़ी क्यों नहीं दिलाते मेरे को कार दिला दो, पैदल चला जाऊंगा लेकिन मैं इस गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ। मतलब शौक एक्टिवेट हो गया। अब व्यक्ति के अंदर शुक्र वाली चीजें एक्टिवेट हो गई। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी गोली, अच्छा टेबलेट, मिलना जुलना होता है ना कॉलेज में, तो भाई कॉलेज चले जाओ, शुक्र है। कहाँ ज्योतिष को याद करना है? कुछ याद करने की आवश्यकता है क्या? पूरा जीवन अपना ज्योतिष है यार, है ना। अब यहाँ पे अधिकतर लोग, अब 25 से लेकर 40 साल की उम्र में काफी लोग यहाँ पे होंगे, है ना, शायद कम होंगे। तो 25 से लेकर 40 साल की उम्र होती है मंगल का। मंगल क्या है? मंगल योद्धा है, सैनिक है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आग है इसके अंदर, है ना, अलग हो जाऊंगा घर से, फलाना कर लूंगा, ढिमकाना कर लूंगा, है ना। तो सारी की सारी जो ऊर्जा है, सारी की सारी जो आग है, ये इस समय व्यक्ति का निकल जाता। जवान है ना, जवान होता है व्यक्ति, खून, जवान खून है, ठीक है। तो व्यक्ति जो चाहे वो करता है इस उम्र में, व्यक्ति जो चाहे जो करता है ना। सारे मांगलिक कार्यक्रम व्यक्ति के इस उम्र में होते हैं, शादी, संतान, सारी की सारी चीजें इसी मंगल वाले युग में हो जाती है, 25 से लेकर 40 साल के बीच में। समझ में आ रहा है? तो ये व्यक्ति का एक सबसे बिग पॉइंट होता है अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का। मंगल के पास जज्बा है, मंगल के पास क्या है? जज्बा। अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि भाई रामायण में 4 भाई थे, 5 नहीं थे ना। राम धर्म का कारक है ना, शत्रुघ्न अर्थ का कारक है, मंगल काम का कारक है, काम, जिसको एक शब्द ना, काम वासना, काम इच्छा, मंगल काम का कारक है। और 25 से 40 साल की उम्र में काम वासना है बहुत जबरदस्त, अपने प्रबल इच्छाओं की ओर भागती है। इसी में शादी, इसी में संतान, इसी में व्यक्ति की अफेयर, जो भी होना होगा सारे काम इसके अंदर होंगे। रिलेटेबल? समझ में आ रहा है?
अब 40 से 60 साल की उम्र कौन सी गुरु की? मंगल के बाद गुरु आता है। अब आप सभी 40 से 60 साल की उम्र में लगभग हो, 60-65 साल के आसपास के बीच के हो, है ना? तो 40 से 65 साल का मैं रिलेट कर लेता हूँ। तो गुरु क्या है? मेच्योर है ना। अब आप जमाने में कैसे भी रहे हो, इस उम्र में आते आते व्यक्ति मेच्योर हो जाता है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, व्यक्ति संस्कारी हो जाता है, मेहमान नवाजी करता है। बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति बोलती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के बराबर है। और 40 से 60 साल की उम्र में हर व्यक्ति अतिथि का स्वागत करने लग जाता है। ये होता है। इसी उम्र के लोग अधिकतर आप देखना मेजबानी करेंगे, कोई कथा भागवत करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, कोई बड़े बड़े आयोजन करवा रहा है। बच्चों की शादी इसी उम्र में करवाते हैं लोग। जब व्यक्ति 40 से 60 साल की उम्र के बीच में होता है तो वो एक जवाबदार इंसान होता है। इधर बच्चों की शादी करवानी है, बच्चों की केरियर जमाने हैं, इधर माता पिता को संभालना है। तो गुरु सबसे जवाबदार इंसान है। मैं ये समझता हूं 40 से 60 साल का व्यक्ति इस दुनिया का सबसे जवाबदार व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास इतनी जवाबदारियां है ना कि वो ना जवाबदारी अपने बच्चों को दे सकता है, ना जवाबदारी अपने माता पिता को दे सकता है। वो अकेला जवाबदार इंसान है, उसको सब कुछ करना है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अब हम बोलते हैं ज्योतिष में गुरु जवाबदारी का कारक है, तो भाई साहब है ही, है ना? गुरु मेच्योरिटी कारक है ही। गुरु अतिथि देवो भव करता है, करना ही पड़ेगा। गुरु मेहमान नवाजी करेगा ही, है ना? तो सारी चीजें अपने आप रिलेटेबल ज्योतिष जीवन में है। ज्योतिष कहीं है ही नहीं यार, दुनिया की एक सिंगल किताब में ज्योतिष नहीं। ज्योतिष हमारे अंदर है। हमारे अंदर जब ज्योतिष हमारे अंदर जब समझ में आता है ना, फिर जाकर हमको किताबों में ज्योतिष समझ में। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पाराशरी पढ़ने से पाराशरी समझ में नहीं आएगा। आपके जीवन के अंदर ज्योतिष आएगा और फिर जाके आप पाराशरी पढ़ोगे, फिर जाके आप भृगुनंदिनी पढ़ोगे, फिर जाके आप गीता वेद पुराण पढ़ोगे, फिर जाके आप कुछ भी पढ़ोगे, आपको तब समझ में आएगा। गलत तो नहीं बोल रहा ना? क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं अगर होगा ना, हम बाहर से कभी पढ़ ही नहीं सकते। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, और हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूँ, ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ। ज्योतिष प्रकट होता है, और ज्योतिष प्रकट होगा ना तभी आपके जीवन में उतरेगा। और रामायण ज्योतिष कभी पढ़ाता नहीं है, सिर्फ दृष्टि देता है। आपको मैं दृष्टा दे रहा हूं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ, एक सोचने समझने की कल्पना शक्ति दे रहा हूं कि देखो ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और एक भी चीज आपको कभी भी, जब आप ज्योतिष पढ़ोगे ना, तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि क्या सबूत, किताब बताओ। आपकी आत्मा बोलेगी, अंतरात्मा बोलेगी कि ये जो बोला ये परम सत्य है, ये जो कहा ये परम सत्य है। क्योंकि रिलेट हो गया, दर्शन हो गया। और जब दर्शन हो जाता है तब व्यक्ति पूछता नहीं कि आप कौन हो। पूछता है भगवान से आप कौन हो? नहीं पूछता, दर्शन ही हो गया, अब नहीं पूछता। हाँ, समझ में आ रहा है? सामने वाला एक व्यक्ति बैठा है, पेटी लेके 50 लाख रुपए बैग में लेके बैठा है, उससे कभी नहीं पूछते कि आप पैसे वाले हो क्या, बैठा ही 50 लाख रुपए लेके है। पूछता है फिर व्यक्ति? तो दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती। तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आप रिलेट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? 65 साल से बाद की उम्र होता है शनि का। शनि क्या भाई, 65 साल के बाद आदमी बोलते हैं आदमी सीनियर सिटीजन हो गया, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं सर को डिस्काउंट दे दो, है ना, ये कर लो, फलाना कर लो। शनि धीर है। अब शनि के पास बहुत ज्यादा वो भी नहीं रहा, क्या नहीं रहा, काम करने की शक्ति भी नहीं रही। तो बोलते हैं शनि मंदा है। भाई 65 साल की उम्र के बाद आदमी क्या तेज तेज रन करेगा? अरे मंदा ही होगा यार, क्या बातें करते हो? वो क्या भागेगा क्या? वो नहीं भाग सकता, वो मंदा हो गया यार, वो धीरा हो गया, वो धीमा हो गया। अब उसके साथ वो एक्साइटमेंट वो वाली नहीं रही जो उसकी जवानी में थी, है? भाई जवानी में जितना काम किया उतना बुढ़ापे में कर सकोगे क्या? हम धीरे धीरे 40 साल के बाद व्यक्ति लगातार लगातार पतन की ओर जाता है, 65 साल के बाद लगातार लगातार जाता जाता है। तो रिलेट करो, ठीक है? तो सारे ग्रह रिलेट हो गए हमको। अब राहु केतु क्या सर? राहु केतु है तो हमारा जन्म कुंडली बना, मैं इतना ही बोलूंगा। राहु केतु है तो ही हमारा जन्म जन्म कुंडली बना। राहु केतु ना होते तो शायद हमारा मोक्ष हो गया होता, है ना? हम इस दुनिया में आते ही ना, है ना? तो राहु हमारा प्रारब्ध कर्म है। शायद 2 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे कुछ क्लास लिया था, है ना? तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जन्म पहले हुआ कि मृत्यु पहले हुआ, बताया था ना? शायद नहीं, कोई नहीं ध्यान लगा पाएंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि मृत्यु पहले हुआ है, मृत्यु पहले हुआ है, जन्म बाद में हुआ है। आप ये मानकर चलो कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और अब हमारा जन्म हुआ, मतलब मृत्यु फिक्स है। किस समय व्यक्ति को इस दुनिया से छोड़कर जाना है वो फिक्स टाइम है। तो मृत्यु पहले हुआ और फिर जन्म हुआ। और इतना ही हमारा जीवन में अगर हमको समझ में आ जाए ना कि
मृत्यु हो चुका है पहले, और अब हमारा जो जीवन चल रहा है, शायद हम ये सुधार करने आए हैं, शायद हमें ये सुधार करने भेजा गया है कि जा सुधार ले, टाइम है जितना। समझ में आया? तो हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत बदल जाएगा, और एक्चुअल में होता यही है। हम यहाँ पे मानव जीवन में किस लिए आए हैं? सुधार करने ही तो आए हैं भाई, सुधार करने ही तो आए हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? तो ये हमारा रामायण ज्योतिष आपको बहुत जबरदस्त दृष्टि देगा। और अ, है ना, मैं समझता हूँ कि भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो जो रामायण ज्योतिष को जी सकेगा हमारे साथ 4 महीनों में। और उस व्यक्ति वो, उसकी अंतरात्मा बोलेगी कि सर पैसा वसूल हुआ, है ना, और नहीं बोले पैसा वसूल हुआ, राहुल महेश्वरी से रिफंड ले जाना। ठीक है ना, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई आप बोलोगे, है ना, आपकी अंतर आत्मा बोलेगी कि सर वसूल हो गया। बहुत जबरदस्त क्लास, और दुनिया को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकता। आप किसी यूनिवर्सिटी में, भारतीय विद्या भवन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसा ज्योतिष नहीं मिल सकता। रामायण ज्योतिष हमारे स्वयं के द्वारा शोध किया गया है ना, आपको किसी किताब में इसका कोई वर्णन नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रामायण ज्योतिष कोर्स कंटेंट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक से लेकर एडवांस तक है, बहुत बड़ा कोर्स है, मैं 1-2 बार पहले बता भी चुका हूँ, है ना। तो आप सभी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना। 4 महीने का कोर्स, और इतना बड़ा कोर्स है ना, जिसमें संपूर्ण गाथा आपको मिलेगी। तो ये अपने आप में, मैं कहता हूँ कि ऐसा कोर्स है कि ये ऑलराउंडर कोर्स है। ठीक है, इसमें हर तरह के टॉपिक आ जाते हैं, शेयर बाजार, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रत्नोपाय, रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु, रामायण वास्तु, उपाय, मंत्र, केपी सिग्निफिकेटर, केपी सूचक, भृगुनंदी नाड़ी, पाराशरी, योग, फलाना ढिमकाना, है ना, कैरेक्टर, हर तरह के टॉपिक जो हमारे जीवन काल में, प्रॉपर्टी कब होगा, विवाह कब होगा, कब टूटेगा, कब क्या आदि, हर तरह की चीजें, संतान आदि। समझ में आया? तो ये अपने आप में एक पूरा विस्तृत कोर्स है। तो जो भी मेंबर एनरोलमेंट लेना चाहें आप ले सकते हो। क्लास 10 अप्रैल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोग घट स्थापना में बिजी रहोगे, इसलिए 10 अप्रैल से हमारा क्लास द्वितीय तिथि को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आना चाहे बिल्कुल करना चाहिए। और आप 4,000 रुपये मंथली फीस देके ज्वाइन करो। मैं आपको कभी नहीं बोलता 11,111 देना है, पहले महीने का इंस्टॉलमेंट पे करके देखो। नहीं क्या डूब गया? सट्टा खेलता ना, सट्टा कभी खेला सट्टा आपने? कभी कोई रिस्क लिया? लेते हो ना, तो एक रिस्क लेना है, देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, इतना मुझे विश्वास है मेरी क्लास को लेकर, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया मुझसे 4,000 रुपये ले जाना। राहुल सर नहीं आया समझ में, आप हमें दे दो पैसा, दे दूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना? इतना मुझे विश्वास है मेरी क्लास को लेकर कि क्या क्लास रहने वाली है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा नवरात्रि आने वाला है ना, और बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो मैं देखो, है ना, सर मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यार, क्यों चिंता करते हो? रिकॉर्डिंग में बैठा हूं ना। चार्ज खत्म हो गया था, अभी अभी लगाया तो 2% हुआ है आप अभी। आते हो लेट में, एकदम से वो आते से प्रकट हो गए। भाई मेरा क्लास आपके आने से पहले भी था, आपके जाने के बाद भी है, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, मिलेगा, है ना। तो एकदम टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो होता है कभी कभी। तो अब देखो अपन क्या समझने वाले हैं, नवरात्रि के उपाय। देखो पहली चीज तो ये कि मेरे को ज्ञान नहीं है ना, किसका? मुहूर्त शास्त्र का, कथा का, भागवत का, या आदि धार्मिक ग्रंथों का। ठीक है, तो कुछ अलग चीज पे शोध है, लेकिन मैं इन चीजों से परे हूँ, है ना। अब आप मुझसे बेहतर उपाय जानते होंगे, नो डाउट, है ना। आपको बहुत कुछ चीजें मुझसे ज्यादा आता है, शायद आपका जीवन शैली मेरे से ज्यादा अच्छा होगा, है ना। मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में अधिकतर विद्वान ब्राह्मण आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, एक उच्च स्तरीय आत्मा हमारे साथ कनेक्ट होती है। तो मैं हमेशा से समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति आया तो वो मेरे से तो बेहतर है ही, मेरा हमेशा से मानना है, वो मेरे से बेहतर है तभी वो मेरे से कनेक्ट हो पाया। ठीक है, तो वो एक अच्छे गुणों को रखते ही हैं। अब उपाय की बात है तो आप सभी को बहुत सारे उपाय आते हैं, आप सभी काफी कुछ ज्योतिष में जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का देखो अपना अपना एक फील्ड होता है ना। तो प्रिडिक्शन नहीं आता वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी किसी के उपाय सही हो जाते हैं, है ना। उसको ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं आ रहा, लेकिन उपाय दिए वो बैठ जाता है। तो हर व्यक्ति का एक अलग पकड़ है, किसको किसको क्या वरदान है, किसको क्या वरदान है, किसको पढ़ाने का वरदान है, किसको फलित करने का वरदान है, किसी को उपाय देने का वरदान है। ठीक है, तो हर व्यक्ति एक अच्छे, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, हर व्यक्ति अद्वितीय है, कुछ न कुछ चीजों को लेकर आया है जो उसके जैसा कोई इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, है ना।
तो नवरात्रि है। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग कुछ आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो नवरात्रि, नवरात्रि 9 दिनों की होती है ना, 9 दिनों की होती है ना। तो आपने कभी सोचा नवरात्रि 9 दिनों की क्यों होती है? नवग्रह होते हैं ना ज्योतिष में, नवग्रह, है ना। तो हर ग्रह के लिए एक दिन होता है। इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? हर ग्रह के लिए एक दिन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में नव के नव ग्रह और 9 के 9 ग्रह अच्छे रहें, इसलिए हम नवरात्रि में 9 देवी की उपासना करते हैं। समझ में आया? इसलिए हम नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। व्यक्ति कोई धार्मिक आयोजन करता है, कोई, है ना, शक्ति माँ की पूजा करता है, कोई गायत्री माँ की पूजा करता है, कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है, तो करता है। ठीक है, समझ पा रहा है ना। तो नवग्रह मतलब 9 देवियां। ठीक है, आपने देखा होगा कि नवरात्रि में भारतीय कल्चर है कि छोटी छोटी लड़कियों कन्याओं को भोजन कराते हैं अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, है ना। अष्टमी के दिन हमारी कुलदेवी माता को पूजा भी करते हैं, नवमी के दिन भी करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो वैसे तो आपको 9 के 9 दिन आपको देवी माँ की उपासना करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा रहता है। इससे सारे ग्रह आपके बैलेंस हो जाते हैं। और बड़ी प्रेम भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से आपको कन्या भोजन कराना चाहिए, है ना। दूध वगैरह, खीर का प्रसाद चढ़ा उनको खिलाना चाहिए, घर बैठ के खिलाएं। और वो झूठा आपके घर में पड़ता है तो वो बहुत बरकत वाला है ना। तो वो झूठा प्रसादी आपके घर के आंगन में आना चाहिए। तो एक ये सिंपल रेमेडीज हम सभी सनातन संस्कृति ऋषि मुनि हमको कहकर बताए हैं। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि नवग्रह हैं और हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम थोड़े से ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम थोड़े से समझदार भी हैं, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नवग्रह हैं और हमको पता है कि हमारी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह वीक है। हम समझ जाते हैं कि यार मेरा सूर्य अच्छा नहीं, लोग मेरे को वैल्यू नहीं देते हैं। मेरा केतु अच्छा है, लोग मेरे को डांटते हैं। मेरा चंद्र अच्छा नहीं है, लोग मेरे को परेशान कर देते हैं, मैं छोटी बात से परेशान हो जाता हूँ। मेरा बुध अच्छा नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं रहते। मेरा शुक्र अच्छा नहीं है, मेरे घर में मेरी वाइफ से नहीं बनती। समझ में आ रहा है? मेरा गुरु अच्छा नहीं है, मेरे गुरु से लड़ी हो जाती है। मैं ज्ञान की बातें करता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, है ना, ऐसे धार्मिक हूँ। तो हम अपने ग्रह को समझते ही समझते हैं। हर व्यक्ति समझता है, हर व्यक्ति को पता है कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। अब आपको उपाय कैसे करना है? तो नवरात्रि चालू हो रही है 10 अप्रैल को, सॉरी 9 अप्रैल को, 9 को हो रही है ना? कब हो रही है? 9 तारीख को से। 9 तारीख को नवरात्रि चालू हो रही है, 10 तारीख को मेरी क्लास चालू हो रही है, हाँ। तो 9 तारीख को नवरात्रि चालू हो रहा है। ठीक है, और नवरात्रि चालू हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि चंद्रमा प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को बदल लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये साफ है कि चंद्रमा हर ग्रह के नक्षत्र में आ जाता है नवरात्रि के दिन। 9 दिनों में 9 ग्रह के नक्षत्र में आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 27 दिनों में पूरे 27 नक्षत्र पार कर लेता है, उसका एक एक सर्कल पूरा हो जाता है। तो 9 दिनों में वो 9 नक्षत्रों को पार कर लेगा। तो चंद्रमा स्टार्टिंग कर रहा है, मेष राशि में चंद्रमा होना चाहिए, है ना, नवरात्रि के टाइम शायद 9 तारीख को, है ना। तो अश्विनी नक्षत्र में है चंद्रमा। तो चंद्रमा पहले दिन की शुरुआत कर रहा है किसके नक्षत्र से? केतु के नक्षत्र से। अश्विनी मतलब केतु। आप अश्विनी को ग्रह के नाम से इंडिकेट करेंगे, हम नक्षत्रों के नाम से इंडिकेट नहीं करेंगे। तो अश्विनी का अर्थ क्या हुआ? केतु हुआ। तो जिस व्यक्ति का केतु खराब है, जिसको लगता है कि यार लोग मेरे को सरेंडर नहीं करते, लोग मेरे को समर्पित नहीं है, मेरे को डांटते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, उसको ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले दिन ही नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करे, है ना। जो भी उसको पूजा करना है वो प्रथम दिन ही कराए। फर्स्ट डे वो मंदिर में जाएगा और पहले दिन पूजा करवाएगा, पहले दिन कन्या भोज करवाएगा। जो भी उसको करना है, जो भी धार्मिक कार्यक्रम करना है, वो पहले दिन जाकर करवा ले। वो केतु को समर्पित होगा। किसको होगा? केतु को समर्पित होता है। ये बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा दिन, केतु के बाद किसका नक्षत्र आता है? शुक्र का नक्षत्र आता है। भाई केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र आता है, तो 10 तारीख को जिसका शुक्र खराब है, वो यही का यही सेम उपाय 10 तारीख को शुक्र के नक्षत्र के लिए करेगा। शुक्र खराब है उसके लिए करेगा। उसके बाद सूर्य का, उसके बाद चंद्रमा का, उसके बाद मंगल का। इस तरह से कंटिन्यूसली आप सारे काम कर सकते हो। तो हर ग्रह हर दिन एक नक्षत्र का होगा। आपको नहीं समझ में आता ज्यादा, सर क्या बात कर रहे हो, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में जाना, किस तारीख चंद्रमा कौन से नक्षत्र में जा रहा है, शुक्र के नक्षत्र में है, आपका शुक्र खराब है, तो उस दिन आपको पूजा विशेष करवाना है। उस दिन आप जो भी करते हो नवरात्रि में स्पेशल उस दिन करना है। वैसे सारे दिन करना है सभी ग्रहों की शांति के लिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं किसी एक दिन विशेष पूजा करवाना चाहता हूँ, आपका केतु खराब है, तो 9 तारीख को करवाना है। हाँ, कुछ भी करो, है ना, बच्चों को गिफ्ट देना है, कुछ भी करना है, जो भी आपको मन से आपको समझ में आए, है ना।
आप बेहतर जानते हो केतु क्या होता है, केतु किस चीज का कारक है, आपको पता है ना, साधु संतों की सेवा करना, ये करना, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है मेरा बुध खराब है तो छोटे बच्चों को देख सकते हो, आपको लगता है कि मेरा शुक्र खराब है तो शुक्र की 10 तारीख को तिथि आएगी, है ना, 10 अप्रैल को, तो उस दिन आप महिलाओं को कुछ चीज उपहार में दोगे, है ना। ठीक है, आपको लगता है गुरु खराब है तो आप ये काम मंदिर में जाके करोगे, कुछ पंडित को, कुछ गुरु जी को, किसी दिन गुरु जी को बुला लिया, सर आप हमारे यहाँ खाना खाने आ जाइए, है ना, तो उनको वस्त्र वगैरह दे दिए, उनका उपाय हो गया। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि आपको अच्छा खासा नॉलेज है। मैं आपको सिर्फ एक एक वो बोलते हैं ना, ट्रिक दिशा दे रहा हूँ, आप बेहतर जानते हो, क्योंकि हमारी संस्कृति ऑलरेडी ज्योतिष को जीता आ रहा है। मुझे कोई स्पेशल मेहनत करने की कभी आवश्यकता नहीं है ना। ज्योतिष शास्त्र नहीं बोल रहा कि 8 कन्या को जिमाना, हमारी संस्कृति बोलती है कि 8 कन्याओं को खाना खिलाना है। समझ में आया भाई, ज्योतिष हमारी संस्कृति है। भारत की जड़ कहां से स्टार्ट हुआ, भारत की जड़ ज्योतिष है, भारत का जन्मदाता, भारत का विकास ज्योतिष है, भारत की रग रग में ज्योतिष है। यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म का बच्चा होगा, शनि केतु राहु मंगल नाम फेमस है, अरे जानते हैं सर, जानते हैं, है ना, शनि जानते हैं, मंगल जानते हैं, इतना फेमस कर रखा है। तो आशा है क्लास अच्छा लगा होगा, आप सभी को सीखने को मिला होगा, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं वो समझ में आया होगा। और 10 अप्रैल को हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप जो भी आना चाहें आपका स्वागत है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपका क्लास का अनुभव इतना बेहतरीन होगा कि शायद कहीं नहीं होगा, और ना हो अनुभव ले जाना रिफंड। और बताओ, और मैं कहता हूँ इंस्टॉलमेंट देकर ज्वाइन करें, 11,111 नहीं पे करना, 4,000 रुपए देकर राहुल महेश्वरी को देखो भैया रिस्क लेना है तो यही लेना है 4,000 में, ठीक है, तो या तो इस पार या फिर इस पार, आई विल रिफंड, मैं आपको दे दूंगा। आपको नहीं समझ में आया, नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेने का। और ज्योतिष जीवन जीने की कला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा आप सभी को देखकर, आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप, हाँ सर जी, आप सर जी एक चीज पूछ लीजिए। हेलो 40 से 60 की एज में गुरु बताया, और 60 से कौन सी एज में क्या है फिर उसके बाद? शनि है, शनि आफ्टर गुरु के बाद शनि आता है, गुरु से बड़ा शनि है। ठीक है, कौन सी एज तक, 60 से? बस जब तक जीवन है, ओके। है ना, अब क्या, ठीक है। हाँ जी सर, हेलो हाँ जी सर। सर, मुझे एक चीज बताइए, अगर जैसे कुंडली का जो है ना वो डेट वगैरह पे है चल रहा है, सर आप थोड़ा तेज बोलोगे, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो, हाँ जी सर। हम कह रहा हूँ कि कुंडली वगैरह तो जब कुंडली डेट ऑफ बर्थ होगी तब आपको कुंडली मिलेगी, बनेगी, है ना। हाँ जिसकी कुंडली ना हो उसके लिए कैसे, मतलब कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो उसके देखो, लिए ऐसा है कैसे कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो, हम्म, तो उसके लिए फिर हमारे सामुद्रिक शास्त्र बोलता है कि हस्तरेखा देखेगा, है ना, मस्तिष्क रेखा पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, व्यक्ति फेस रीडिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें और इंक्लूडेड है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ कुंडली देखने का है, तो आवश्यक है कि हम कुंडली से बात करेंगे, है ना, और बहुत जरूरी कि हमारे पास जन्म कुंडली होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं नीड है, मैं समझता हूँ ये हम हमारा टॉपिक जन्म कुंडली का है, और जन्म जन्म कुंडली हमारा पूरा पूरा बायोडाटा है, ये इतनी नहीं बात वैसे कर मतलब सकता है। एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे कुंडली तो है, अगर किसी के पास नहीं है कुंडली तो उसको क्या उपाय, उसको उसका उसको उसका कैसे? फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, न्यूमरोलॉजी के पास जाओ, है ना, हस्तरेखा है, फिर हस्तरेखा वाले के पास जाइए, फिर प्रश्न कुंडली एक अलग सब्जेक्ट है जो कि, है ना, ऋषि पाराशर जी ने ही बनाया है। ठीक है ना, कि भैया जन्म कुंडली से नहीं होता तो प्रश्न कुंडली वाले बात होती है। तो फिर बहुत सारा अलग आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं, ठीक अनंत सागर है ज्योतिष, है ठीक ना, है। है ना, अच्छा, ठीक है। तो आप सभी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहे तो आज भी टोकन 4,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करवा के मुझे भेज सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और रामायण ज्योतिष आप लोगों का है, और आपको बेहतरीन अनुभव होने वाला है। हम सभी आशाएं जरूर मिलेंगे हमारे पेड ग्रुप में। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, हेलो भैया मुश्किल सुनो, नहीं का, भैया है ना। कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड राइज कर सकते हो, ठीक है, या कुछ कहना है तो भी हैंड राइज कर सकते हो, ठीक है। हेलो हाँ जी पुनीत सर। ये सर जो मेरा दो सर नियम मेरा आज आपसे क्वेश्चन सर ये है, जैसे ना, अब जैसे आपने कहा केतु जो है किसी प्लेनेट के साथ
रहे। जैसे सर सर जैसे सर देखिए, मेरा केतु बुध के साथ है पंचम में, तो इसका सर मतलब क्या है कि वो मतलब बुध को मतलब वो स्ट्रांग कर देगा वो केतु? नहीं क्या कहना चाह रहे हो, केतु बुध के साथ है तो? नहीं, आपने कहा ना कि ना मतलब जब केतु किसी प्लैनेट के साथ होता है तो उस प्लैनेट के मतलब वो मतलब उसको मतलब बढ़ा देता है, उसकी उसकी पावर। ताकतों को बढ़ा देता है, उसकी ताकतों को 4 गुना बढ़ा देता है। हाँ, हाँ, तो दैट मीन्स तो सर मतलब दैट मीन्स सर, अगर मेरा बुध केतु के साथ है तो दैट मीन्स वो मतलब बुध की पावर को बढ़ा देगा, बुध की पावर को। बढ़ाता है। बहुत हद है? तक बहुत सारे मामलों में बढ़ाता है। व्यक्ति की अच्छा सोचने समझने की क्षमता अलग रहती है, ताकत अलग रहता है ना। अच्छा। एक एक योग है चंद्र बुध केतु का। अगर ये योग पूरा क्रिएट हो जाता है तो व्यक्ति हम्म। के अंदर गणेश जैसी बुद्धि होती है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर इतनी बुद्धि भरी होती है, उसका दिमाग इतना इतना तेज दौड़ता है। फर्क ये है कि वो हर किसी के सामने अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन हाँ हाँ बुद्धि हाँ, बहुत है। बुद्धि होता है। केतु एक्सप्लेनेशन नहीं है, केतु बोलता नहीं है, केतु के पास आवाज नहीं है, राइट। लेकिन केतु के पास चीजें बहुत सारी हाँ, हैं, ज्ञान है। ज्ञान बहुत सारा है। तो बुध हम्म, केतु बहुत दिमाग है, उसको वो लिख सकता है, बोल नहीं सकता। बोल सकता नहीं है। लिख सकता सर है, वो किताब छाप सर सकता है, चतु यानी गुरु। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। है नहीं ना। नहीं, पर सर यहाँ पे सर मतलब बुध और केतु आपस में तो मतलब दोस्त तो है नहीं वो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तो ना मतलब देर बोथ कोई दिक्कत एनिमीज नहीं। ना, बुध और केतु हाँ, नहीं आपस में। हाँ नहीं है दोस्त। हाँ, तो उस केस में तो सर मतलब केतु विल स्पॉइल बुध ना, उस केस में तो नहीं। ऐसा तो अगर स्पेल मित्र नहीं है तो, कुछ नहीं होता। अगर मित्र नहीं है तो। देखो, एक चीज बताता हूँ आपको मैं। हाँ हाँ। दो दुश्मन बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि हम्म। जैसे कि सीमेंट होती है, सीमेंट हाँ पानी हाँ पानी से मिलती है, कड़क हो जाती है, हाँ। मकान बन जाता है। राइट। जैसे सफेद रंग का कागज होता है, उस पे काले रंग की शाई होती है। दो दुश्मन होके कुछ करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। समझ में आया? राम और रावण दो दुश्मन थे। इन दो दो एक दूसरे जब दुश्मन मिलते हैं आपस में, तब एक रामायण बनती है, और वो इतने सारे लोगों के जीवन का आधार बन जाता है। आप समझ पा रहे हो? दो दोस्त बनना एक अलग चीज, और दो दुश्मन मिलना एक रचना करता है, नहीं 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 एक एक उत्पत्ति करता है। नहीं नहीं ठीक है ना। सर, नहीं सर, हाँ, पता पता मतलब मेरा मेरा मतलब पॉइंट सर ये है कि मतलब जैसे अगर केतु और बुध मित्र नहीं है तो मतलब केतु और बुध मतलब अच्छा फल देंगे, पंचम में नहीं देंगे? दे सकता है, हाँ? अच्छा फल दे सकता है। अच्छा, कुंभ राशि में है दोनों? कोई भी राशि में हो अच्छा फल दे सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि केतु केतु पंचम भाव का मूल त्रिकोणी प्लेनेट है पाराशरी में। है ना। अच्छा। सिंह राशि काल पुरुष कुंडली सिंह राशि होती है पंचम भाव में। तो केतु हम्म। वहां का मूल त्रिकोणी प्लेनेट है, तो वो अच्छा काम करता है पंचम भाव को लेकर। ठीक है ना, हम्म। लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ज्ञान अच्छा, होता है लेकिन वर्णन नहीं करता, कुछ वर्णन कमियां नहीं हैं। कर पाए। केतु हमेशा से कमी का कारक है, लिमिट लिमिट का कारक है, लिमिटेशन है। है ना। हम्म। और राहु अनलिमिटेड है ना। हम्म। राहु के बाद जरा सा ज्ञान होगा, ये बोल बोल के भाई साहब। है ना। केतु के पास बहुत ज्ञान होगा तो भी चुप रहेगा, चुप मुक। रहेगा। आपने देखा ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि मौन रहते थे, मुक रहते थे। हम्म ज्ञान होने के बाद चुप है। और आज के युग में आप देखना, कम ज्ञान होने के बाद ज्यादा बोल रहे हैं। तो वो हम्म। राहु, ज्ञान होने के बाद चुप, वो केतु। बहुत बहुत मजा आएगा जब आप पढ़ोगे ना, रिलेट करोगे ना रामायण ज्योतिष, बहुत हम्म। मजा आने वाला है ना। वो जी अल्पना मैडम। अल्पना मैडम, हाँ सर जी। 11th हाउस में मेष राशि में केतु गुरु और चंद्र इकट्ठे हो तो। नाश्ता करवाओ, 2-3 तरह इकट्ठे हेलो। बैठ गए। अब आते ना 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के होली होली खेलो उनके साथ। काय नाही देवाला तिथे गेला मला जायचं आहे. देखो ऐसा है, सब कंसल्टेंसी कभी करेंगे, है ना, लेकिन आप एक्सप्लेन मूल कीजिए चीजों ना। को भी समझें। है ना। क्या कौन से ग्रह हैं मैडम केतु के साथ? चंद्र केतु एंड गुरु। है ना। चंद्र केतु जुपिटर गुरु। जुपिटर सर। क्या हुआ? चंद्र केतु गुरु। हाँ समझ गया मैं। ठीक है, चंद्र केतु गुरु है ना। तो गुरु केतु आपको पता ही है, पाराशरी योग के बारे में बात करते हैं ना, गुरु केतु आध्यात्मिक योग। है ना। चंद्र केतु व्यक्ति का, चंद्र क्या है? शिव जी को देखा, शिव जी को चंद्र कहाँ था? सिर में। और केतु मतलब क्या थी? जटा। हाँ। जटाटी वग्गली ज्वला प्रभा भावित स्थल है। that- जटा केतु है। सिर के बाल क्या बोलते हैं? सनातन संस्कृति में आपने देखा होगा, पहले अपने जो हिंदू लोग थे तो सिर पे चोटी रखते थे या पीछे से? चोटी, केतु। समझ में आया?
चोटी कौन है? केतु। पहाड़ की चोटी कौन है? केतु। हाँ, मंदिर का ध्वज कौन है? चेटू केतु केतु। मंदिर का गुंबज केतु कौन है? केतु। और हिंदू के ऊपर पहले एक आदमी चोटी रखता था, तो उसका कारक कौन था? केतु, है ना। शिव जी के जटा में कौन है? चंद्रमा। तो चंद्र केतु युति का फल क्या हुआ? जटा में गंगा। इसको रिलेट करोगे भृगुनंदी नाड़ी से? जटा में गंगा, जी। साथ में गुरु है, अमृत के साथ है। ये व्यक्तियों को कुछ स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड देता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के लिए अमृत घोलने वाला है, कुछ देने वाला है, गंगा की तरह है। मैं अलग तरह से चीजों को देखता हूँ, है ना। क्योंकि ज्योतिष अगर सनातन संस्कृति से लिंक नहीं हुआ तो फिर काहे का ज्योतिष हुआ? फिर ज्योतिष हुआ ही नहीं। तो ज्योतिष कनेक्टेड है ना, स्पिरिचुअलिटी से, हिंदू सनातन संस्कृति से। ऑलराइट, आपको बहुत मजा आएगा जब हम प्रिडिक्शन सीखेंगे ना, आपको बहुत जबरदस्त अनुभव मिलेगा क्लास का। ठीक है जी, दीक्षा मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर जैसे अभी आपने बताया केतु और बुध का कॉम्बिनेशन, हाँ। मिथुन लगन की कुंडली में 10th हाउस में बुध केतु का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सर को बताया कि ऐसा जातक जो है वो उसके पास ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन बोलता कम है, पर यहाँ उल्टा है सर, यहाँ ज्ञान बांटने की कोशिश की जाती है। तो आप समझाएंगे इसे? मैं समझ गया। अब वो उनकी युति पंचम भाव में थी। मैंने वहां पे ज्ञान की बात पता है किस लिए किया? क्योंकि पंचम कनेक्टेड था। मैं केतु को लेकर ज्ञान की बात नहीं किया था, मैं पंचम को लेकर ज्ञान की बात किया था। समझ में आया? जी। यहाँ पे 10th हाउस में है। यस। ठीक है, 10th हाउस का योग अलग बनेगा, तो प्रिडिक्शन अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पे होंगे। आपको लगा होगा कि मैंने केतु और बुध की युति देख के फलित कर दिया, पर ऐसा वास्तविक नहीं था। पंचम भाव में केतु बुध की युति था, तो वो फलित किया कि पंचम में अब ज्ञान को काटेगा। ऑलराइट। यस। ओके। अब दशम में बुध और केतु का युति है, कर्म को काटेगा। काम बीच में छोड़ के चला जाता है, कर्म पूरी तरह से नहीं करता। अपनी ज्ञान को बढ़ा सकता है, वो अलग चीज है। कर्म पूरी तरह से डेडिकेटेडली नहीं करता। आप समझ पा रहे हो? केतु काटेगा, काटेगा। पंचम होगा तो ज्ञान को अंदर रखेगा, और दशम में होगा तो कर्म को अंदर रखेगा। काम ज्यादा कर नहीं पाएगा, किसी एक चीज को बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाएगा। आप समझ पा रहे हो? सर यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। हाँ, प्रिडिक्शन अलग हो गया ना। आप इस चीज को समझो, है ना। तो बोलते ना कि जब तक हमें पूरी गहराई से पकड़ना हो। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक चीज पे बता रहा था, है ना। अभी अभी बहुत सारी चीजें इसके साथ बाकी हैं, है ना। तो जब वो हम कनेक्ट करेंगे ना, तो एक पूरा एक धारणा बनेगा, एक पूरी एक आपकी वो बनेगी, एक कहानी बनेगी। फिर जाके मजा आएगा प्रिडिक्शन करने में। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, एक चीज और, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे बुध केतु जैसे कॉम्बिनेशंस है तो कर्ण छेदन गर्ल्स का तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन बॉयज का भी इसमें फायदा बेनिफिट देता है। मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या। मेल की कुंडली में जैसे कि कॉम्बिनेशंस है तो कान का जो कर्ण छेदन कराते हैं ना, तो बॉयज की में बेनिफिट देगा वो कर्ण छेदन? देखो केतु, मैं क्या बोला आपको, केतु काटने का कारक है। केतु काटने का कारक है। हिंदू सनातन संस्कृति में नाक पे खड्डा कराते थे लेडीज के। यस। हाँ। क्षत्रिय में कान पे खड्डा कराते थे, कराते हैं ना, आज भी कराते हैं। तो केतु तो भाई कटान का कारक है। हिंदू बहुत गहराई से केतु को जिया है। इसलिए आप देखना कि एक ऐसी संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति की लड़की हुआ उसको नथ पहना देते, काट दिया। लड़के के भी कान पे काटने का, इस पे छेद करने का रिवाज था हिंदू में, वो बंद हो गया आजकल, है ना। लेकिन क्षत्रिय लोग में आज भी है, बहुत सारी जगह आज भी है, बहुत सारे कल्चर में आज भी है, ऐसा होता था। राजस्थान में भी तो मैंने वो देखा केतु का है। रेमेडी है। हाँ हाँ हाँ। वो केतु का तो यहाँ रेमेडी है। पर ये बेनिफिट देगा ये, अगर ऐसा अरे कराते केतु तो का ये? रेमेडी है, देगा ही। ओके। हनुमान जी तो ने सर कर्ण छेदन उम्र थे, से इसका आप कोई हनुमान जी को देखो, संबंध बड़े नहीं बड़े है? राजा को देखो, है ना। उम्र से इसका कोई संबंध नहीं है? 45-50 की एज में आप करा सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपको किसी प्रॉब्लम भी आ रहा है उम्र में तो? करा सकते हो, हालांकि बचपन में करा देना चाहिए, ठीक है ना। कर्ण छेदन और नाक छेदन हिंदू सनातन संस्कृति का कल्चर रहा है, ठीक है। और मेल में तो बंद हो गया, लेकिन फीमेल में तो, है ना, नासिका छेदन का रिवाज है, मैं समझता हूँ जहां तक, ठीक है। तो ये है, ये उपाय है केतु का। और फीमेल में इसलिए इसलिए है केतु का, क्योंकि फीमेल में मंगल केतु उसकी
उसके फैमिली से कनेक्टेड है, उसके विवाहित जीवन का कारक है। जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि केतु किस तरह से फीमेल के लिए मैरिटल लाइफ का सबसे प्रबल कारक है ना। इसलिए आप देखना ऋषि पाराशर जी बोलते थे कुंजवत केतु, बोलते थे ना, केतु मंगल की तरह। और एक लड़की शादी करती है तो लाल रंग का जोड़ा पहनती है, एक लड़की शादी करती है तो मंगलसूत्र पहना जाता है। पुरुष के लिए मंगलसूत्र है ना, लड़की के लिए मंगलसूत्र, लड़की के लिए लाल जोड़ा, लड़की के लिए लाल में मांग में सिंदूर, लाल रंग का, लाल रंग की टिकी, सारी चीजें। तो केतु उसके लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है उस लड़की के लिए। अब इसकी गहराई के लिए हम विवाहित जीवन जब पढ़ेंगे ना हमारा टॉपिक, तो आपको पता चलेगा कि सनातन संस्कृति किस लेवल पे काम करता था और किस लेवल पे रिश्ते टिके हुए रहते थे। तो बहुत कुछ है कल्चर में, हमारा बहुत कुछ है। उपाय, हमारा कल्चर ही वास्तव में उपाय है। हिंदू सनातन संस्कृति को बहुत गहराई से जीने वाला व्यक्ति वास्तव में वो ज्योतिष का उपाय कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता। लेकिन ऋषि पाराशर जी ने, हमारे ऋषियों ने इस तरह से ज्योतिष को खोला कि हम ऑलरेडी उपाय कर रहे हैं। और इसलिए बोलता हूं कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, और बिना हिंदू सनातन संस्कृति के तो ज्योतिष का मैं समझता हूं नहीं पढ़ाया जा सकता, विषय पढ़ाया ही नहीं जा सकता, कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप क्या बात कर रहे हो, कल्पना ही नहीं किया जा सकता। और रामायण ज्योतिष इसका पूरा शोध है कि आपको हर एक लेक्चर में रामायण की जादू, रामायण का चमक, रामायण की ऊर्जा मिलेगी। आप बोलोगे कि सर जी लिए हम ज्योतिष को, क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया, है ना। और एवरीवन कैन ज्वाइन, हर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ा। इतना रिलेटेबल ज्योतिष है ना, आपको याद ही नहीं करना। तो क्लास 10 अप्रैल से चालू है ना, बहुत मजा आने वाला है। हम सभी मिलेंगे 100 दिनों के लिए साथ में है, प्लस साथ में 6 महीने की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म निःशुल्क, लगभग 10 महीने के लिए साथ में। और बोलता हूं मैं, है जीवन भर के लिए, लेकिन 10 महीने तक पक्के हैं, ठीक है। आशा है हम मिलते हैं क्लास में। कोई क्लास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हो, कुछ कहना हो कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा लगा सभी को? जी सर। अच्छा लगा? जी सर। मजा आया? बहुत बढ़िया। है ना। समय समय तो नहीं खराब हुआ ना? बोला सर क्या, सर नहीं नहीं रात को बहुत आके पार्टी वार्टी चाय वाय पीते, सर क्या कर रहे हो, है ना। ठीक है। तो अच्छा लगा मुझे भी आप सभी को देखकर, है ना। प्रेम भाव बना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी जरूर ज्वाइन करें। परसों से हमारा क्लास स्टार्ट है, कोई डेमो नहीं होगा ना, क्लास की डेट आगे बढ़ेगा, फिक्स है, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय श्री कृष्ण सर। नमस्कार, ठीक है।